रीबर्थ ऑफ कोहिनूर एम्पायर एपिसोड 22। सोना आर्यन को घर के हर एक कोने में ढूंढकर थक चुकी थी और उसने खुद से बात करते हुए कहा, कहाँ चला गया है ये, कभी ऐसा नहीं करता। वो घर के लिविंग एरिया में बैठकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहां आर्यन पहुंचा। उस पर नजर पड़ते ही सोना बहुत खुश हुई और उन्होंने तुरंत उसके पास पहुंच कर कहा, बेटा रात भर कहाँ था तू, मैं कितनी परेशान हो चुकी थी। अभी अभी मैं कुंदन के साथ जाकर तुझे ढूंढ कर भी आए। कहाँ था बेटा? सोना की आंखें नम थी और उसकी आवाज में उसकी चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन अब भी नशे में था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर बैठ गया। फिर उसने आंखें बंद कर सोना से कहा, आंटी आपको मैं बहुत परेशान करता हूं ना, मेरी वजह से आप हमेशा परेशान होती हैं राइट? उसकी बात सुनकर सोना ने स्माइल किया और कहा, नहीं बेटा, तेरे अंदर मेरी जान बसती है। भले ही तूने मेरी कोख से जन्म ना किया हो, लेकिन तुम मेरे लिए अमित और शनाया से भी बढ़कर है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ देख, इसीलिए तो मेरा ज्यादातर समय यूएसए से ज्यादा तेरे पास बीता है ना? ये कहते हुए सोना आर्यन के पास रखे सोफे पर बैठ गई। आर्यन अब भी सरककर आंखें बंद कर बैठे हुए थे। सोना ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकती हूँ? आर्यन का जवाब आया, हाँ पूछिए ना। सोना ने कहा, दिशा कहाँ है? आर्यन ने तुरंत रिप्लाई किया, वो मर चुकी है। उसकी बात सुनकर सोना मन में सोचने लगी, यह इस तरह से नहीं संभल पाएगा, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। फिर कुछ सोचकर सोना ने आर्यन से कहा, मैं सोचती हूँ मैं भी यहाँ से यूएसए चली जाऊं। उनके इतना कहते ही आर्यन ने उनकी ओर देखकर कहा, अब आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है? सोना ने उसकी ओर देखकर कहा, फायदा ही क्या है यहाँ रुककर? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम कर दी, और एक तुम हो जो कभी मुझे अपनी माँ का दर्जा नहीं दे पाए। खैर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मासी सिर्फ माँ जैसी होती है, माँ नहीं बन सकती। ये बोलकर सोना उसकी ओर देखने लगी। उनके इतना कहते ही आर्यन उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और कहने लगा, आंटी आप मेरे लिए मेरी मॉम से भी बढ़कर है। अगर वो यहाँ होती तो वह भी आप जितना प्यार मुझे कभी ना दे पाती। उसकी बात सुनकर सोना ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तो फिर तुम्हें क्या कहना? क्यों नहीं सुनता? तो क्यों इस तरह से खुद को बर्बाद कर रहा है? मेरे बहन और जीजा जी की कोहिनूर को खराब कर रहा है। बेटा संभाल ले खुद को भी और कोहिनूर को भी, क्योंकि तुम दोनों मेरी दीदी और जीजा की आखिरी निशानी हो, और अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और मैंने तुम्हारी माँ से जो वादा किया था वह भी नहीं पूरा हो पाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे वादे को झूठा मत होने दे। ये कहते हुए सोना ने अपने हाथ जोड़ लिया और फफक कर रो पड़ी। उन्हें इस तरह रोते देखकर आर्यन हड़बड़ा गया और उसने सोना की ओर देखकर कहा, आंटी आप तो बहुत स्ट्रांग हो, मैंने आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? सोना ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा एक औरत बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चों की तरफ से हारने लगती है ना, तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है, और मेरी हिम्मत से तुझसे है। उन्हें रोते देखकर आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने सोना का हाथ पकड़कर कहा, आंटी आई प्रॉमिस अब से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और अब आपको मेरी तरफ से शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। सोना ने उसे प्यार से गले लगा लिया। दूसरी ओर समीर एक रेस्टोरेंट में एक आदमी के साथ बैठे हुए था। समीर ने उस आदमी को दिशा की फोटो देते हुए कहा, देखो सीके, यही दिशा साहनी है। ओह सॉरी, अब मैडम दिशा जिंदल हो चुकी है। दिशा आर्यन जिंदल। सीके ने उस फोटो को अपने हाथ में ले लिया और गौर से देखने लगा। फिर उसने समीर की ओर देखकर कहा, इस चेहरे को कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस चेहरे को अच्छी तरह से जानता है। समीर ने तुरंत कहा, सीके अगर यह सच होता तो मुझे अब तक इस लड़की का पता चल ही जाता, लेकिन ना जाने ये कहाँ जाकर छिप गई है। इसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, मुझे इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बात सुनकर सीके ने कहा, आप बिल्कुल परेशान मत हुई हो सर, आप बिल्कुल सही जगह हैं। 2 दिन के अंदर सीके आपको दिशा का पता बताकर रहेगा। समीर ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है, इसके पहले भी तुमने मेरे लिए काम किए हैं। ये कहते हुए उसने अपने पॉकेट से चेकबुक निकाली और उसे साइन कर सीके को दे दिया। सीके ने समीर से कहा, अब आप सीके का कमाल देखिए। ये बोलकर वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद समीर ने खुद से बात करते हुए कहा, बस दिशा, तुम्हारी सही दिशा मुझे पता लग जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी दिशा इस तरह से मोड़ दूंगा फिर तुम खुद को आईने में देखने से भी डरोगी। और उधर मुरारी अपने केबिन में बैठकर खुद से बात करते हुए कहने लगा, मीनाक्षी मैडम का पता मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे भी करके इनकी असलियत पता लगानी ही पड़ेगी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुरारी को कोई क्लू नहीं मिल रहा कहाँ से इनकी असलियत पता की जाए। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहां दिशा पहुंच गई। दिशा ने वहां पहुंचकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसे देखकर मुरारी ने खुश होकर कहा, मीनाक्षी जी आपके बारे में ही हम सोच रहे थे। दिशा ने सीरियस होकर कहा, दरअसल फादर डिकोस्टा इस वक्त यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे आपसे परमिशन लेनी थी। मुरारी का जवाब आया, जी कहिए कैसी परमिशन। दिशा ने कहा, मुझे मेरी क्लास के बच्चों को कल पिकनिक पर लेकर जाना है। कल स्कूल का फाउंडेशन डे है, बच्चे से अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते। अगर आप परमिशन दें तो हम 35 बच्चों को लेकर एनर्जी पार्क में जाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मुरारी ने कहा, मैडम जी आप तो बड़ी ऊंची चीज है, आपको आए हुए कुछ ही दिन ही हुए हैं, आप इतनी जल्दी बच्चों से घुल मिल गई कि आप बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाना चाहने लगी। दिशा में सीरियस होकर कहा, अगर आप परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वहां से जाने लगी। मुरारी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मीनाक्षी जी आप तो बुरा मान गई, हमने आपको इनकार कब किया, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर पिकनिक पर जाना आप कैसे संभाल पाएंगे। आप खुद को तो ट्रेन में संभाल ना सकी थी और अब आप बच्चों को संभालने की बात कर रही है। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, देखिए मैं खुद को अच्छी तरह संभालना जानती हूँ, शायद इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। खैर मैंने गलती कर दी जो यहाँ आकर आपसे परमिशन लेने की सोची। ये बोलकर वह वहां से जाने लगी। तभी मुरारी ने उसे रोकते हुए कहा, मीनाक्षी जी आप तो सचमुच नाराज हो गई, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बच्चों को लेकर जाएंगे लेकिन अपने रिस्क पर, ठीक है। दिशा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से जाने लगी। तभी दिशा की नजर मुरारी की टेबल पर रखी मैगजीन पर पड़ी, जिस पर फ्रंट पेज पर ही दिशा और आर्यन की तस्वीर लगी हुई थी। ये देखकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिशा ने मुरारी पर नजर डाली जो कि अपनी चेयर पर सेटल हो चुका था। उसे देखकर दिशा मन में सोचने लगी, दिशा साहनी नाम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, अब कहीं इस मैगजीन को इस मुरारी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचते हुए दिशा एक बार फिर उसकी टेबल के पास टर्न हुई और टेबल पर रखी मैगजीन उसने धीरे से उठा ली। मुरारी अपना रजिस्टर चेक कर रहा था। जैसे ही दिशा में मैगजीन उठाई, मुरारी की नजर तुरंत उस मैगजीन पर पड़ी और उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है मीनाक्षी जी, आप चुपचाप क्या उठा रही हैं। उसके सवाल पर दिशा घबरा गई और उसने तुरंत मैगजीन को फोल्ड कर दिया और कहा, ये बिजनेस मैगजीन उठा रही थी, मुझे इंटरेस्ट है। उसकी आवाज में उसकी हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। उसका जवाब सुनकर मुरारी ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये तो शेयर मार्केट बिजनेस वाली मैगजीन है, आपका इंटरेस्ट यहाँ कैसे। आप तो ठहरे हिस्ट्री और ड्रामा की टीचर। दिशा के चेहरे पर पसीना छूट रहा था। उसने तुरंत बात बनाकर कहा, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन अकाउंट से ही किया है। मुरारी ने हंसते हुए कहा, वैसे मीनाक्षी जी जो आप हैं वह दिखती नहीं और जो नहीं है वो आप बनने की कोशिश कर रही हैं। आपको देखकर बार बार मुझे ये ख्याल क्यों आता है। दिशा ने एक्सक्यूज कहा और तुरंत वहां से वह मैगजीन लेकर चली गई। दूसरी ओर रिया दिशा के घर पहुंची और वहां पहुंचकर उसने मेन गेट पर लॉक देखा। ये देखकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, दिशा मैडम के पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है, वो लोग कहाँ चले गए। तभी वहां से एक औरत गुजर रही थी। रिया ने उस औरत को रोककर कहा, एक्सक्यूज मी। उसे देखकर वह औरत रुक गई। रिया ने दिशा के घर की ओर इशारा कर उस औरत से कहा, जी यहाँ मिस्टर एंड मिसेज साहनी की फैमिली रहती थी, वो लोग कहाँ गए। उसके इस सवाल पर उस औरत में थोड़ा मुंह बनाकर कहा, सुनने में आया है उनकी बेटी दिशा, उसकी शादी टूट गई है और शर्म की वजह से ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए जहां से आए थे वहीं चले गए। उस औरत का जवाब रिया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह लोग कहाँ गए होंगे। इस पर उस औरत का जवाब आया, वैसे ये लोग मसूरी या देहरादून के रहने वाले थे, हो सकता है वहीं चले गए हो। रिया ने तुरंत कहा, क्या आप उनका एड्रेस बता सकते हैं।
उस औरत का जवाब आया, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये बोलकर वह औरत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रिया ने खुद से बात करते हुए कहा, अब मैं दिशा मैडम का पता कहां से लगाऊं, और चाहे जो भी हो जाए मैं उनका पता लगाकर रहूंगी। अगली सुबह दिशा स्कूल के बच्चों को लेकर पिकनिक के लिए स्कूल के बस में निकल चुकी थी, और उसके साथ बच्चों के अलावा संदीप और एक स्कूल का पियोन भी मौजूद था। वो लोग पिकनिक स्पॉट में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही दिशा ने सारे बच्चों को संदीप के साथ बड़े ध्यान से बस के नीचे उतारा और सभी से उसने कहा, देखो बच्चों, हम पहली बार पिकनिक के लिए आए हुए हैं, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि हमें नेक्स्ट टाइम पिकनिक की परमिशन ना मिले, ओके। उसकी बात सुनकर सारे बच्चों ने एक साथ खुश होकर कहा, यस मैडम। दिशा ने खुश होकर कहा, अच्छा चलो ठीक है, सारे लोग यही ग्राउंड में खेलेंगे, ग्राउंड के पीछे लेक है, वहां कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। सारे बच्चों ने हाँ में सर हिला दिया और वही ग्राउंड में खेलने लगे। बड़े बच्चों के अलावा दिशा के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे। दिशा भी पियोन के साथ बच्चों के नाश्ते के प्लेट लगाने लगी। सारे बच्चे वही खेल रहे थे। ज्योति भी उनके साथ मौजूद थे। ज्योति ने खुद से बात करते हुए कहा, मीनाक्षी मैडम बहुत घमंड है ना आपको खुद पर और खुद की घटिया स्पीच पर। अब आप देखिए मैं कैसे आपके घमंड को चूर चूर करती हूँ। मुरारी स्कूल में मौजूद था और वो अपने केबिन में बैठकर खुद से बात करते हुए बोल रहा था, इस मीनाक्षी का पता कैसे लगाया जाए। मैंने ट्रेन में इसे देखा था, तब ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगाए हुए थे, तभी मैंने अंदाजा लगाया था ये घर छोड़कर भागी है और अब ये यहाँ एक विडो बनकर रह रही है। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ये मीनाक्षी मैडम कोई ऊंची चीज मालूम होती है, इनका पता कैसे लगाया जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी वहां सुमन भी पहुंच गई। सुमन को देखकर मुरारी ने कहा, अरे मैडम आप यहाँ। सुमन ने थोड़ा नाराज होकर मुरारी से कहा, जी हाँ प्रिंसिपल सर यहाँ। मुरारी ने उसकी ओर देखकर कहा, अरे मैडम जी, आप इतने सीनियर टीचर होकर यहाँ आए हैं तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। सुमन ने थोड़ा नाराज होते हुए मुरारी से कहा, जी हाँ इम्पोर्टेंट है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने सुना है आपने उस नई लड़की, क्या नाम है उसका, मीनाक्षी, उनके साथ स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर भेजा है। उनकी बात सुनकर मुरारी मन में सोचने लगा, इन्हें अब पता चला जब सारे पिकनिक चले गए। फिर मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ मैडम, अब क्या करता, न्यू टीचर है, नया तरीका है और वो बहुत जिद करके ले गई है। सुमन ने नाराज होकर कहा, इसकी मैं वजह जान सकती हूँ। मुरारी का जवाब आया, दरअसल आज स्कूल का फाउंडेशन डे है, बस इसीलिए बच्चों को पिकनिक पर लेकर गई है। सुमन ने गुस्सा होते हुए कहा, अरे आज फाउंडेशन डे है तो कोई संत महात्मा को स्कूल में बुलाना था जिससे बच्चे कुछ अच्छा सीख पाते मेरी ज्योति की तरह। लेकिन ये पिकनिक पर जाकर बोलो क्या पेड़ पौधे देखेंगे, ये कोई बच्चों की उम्र से पेड़ पौधे देखने की। मुरारी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वैसे सुमन जी आप सही कह रही हैं, अब क्या करेंगे, न्यू टीचर हैं तो उनका तरीका भी थोड़ा अलग है। भाई आपके जैसे ऊंची सोच वाली टीचर आजकल मिलती है कहाँ है। उनकी बात सुनकर सुमन ने कहा, वैसे प्रिंसिपल सर हमारे स्कूल की हवाएं बदल रही है, समय रहते अगर आपने नहीं संभाला तो बता दे रही हूँ, आप और हम भी एक दिन इस मीनाक्षी के हिसाब से चलेंगे, बस यही कहने आई थी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर सुमन वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मुरारी के केबिन में स्कूल का पीओ पहुंचा और उसने एक फाइल मुरारी को देते हुए कहा, सर आपने जो फाइल मंगाई थी उसे मैं ले आया हूँ। ये बोलकर उसने वो टाइम टेबल पर रखे और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुरारी अपनी चेयर पर बैठ गया और फाइल लेकर खुद से कहने लगा, मीनाक्षी मैडम आप हम लोगों को बेवकूफ बना तो रहे हैं, लेकिन मीनाक्षी शास्त्री का रिज्यूम अब तक मैंने संभाल कर रखा है, साइन तो आप उसकी तरह नहीं बना पाएंगे और उसी से आपका पूरा काला चिट्ठा मुरारी खोल कर रख देगा। ये बोलकर वो फाइल देखने लगा जिसमें मीनाक्षी शास्त्री का सिग्नेचर था और उस सिग्नेचर को उसने देखकर कहा, आप पता चलेगा आप कौन है क्या है ना, आपके बारे में जाने के लिए मुरारी कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और उधर कोहिनूर ऑफिस में आर्यन हमेशा की तरह टाइम पर ऑफिस पहुंच गया और आज वो बिल्कुल पहले की तरह दिख रहा था। वो जैसे ही ऑफिस के अंदर आया, रोजी ने उसे देखकर गुड मॉर्निंग विश किया। आर्यन ने उसे रिप्लाई देकर कहा, रोजी तुरंत मीटिंग रूम में स्टाफ की मीटिंग अरेंज करो, अर्जेंट है। बोलकर आर्यन फोन पर बात करते हुए अपने केबिन की ओर चला गया। उसके वहां से जाने के बाद रोजी ने खुद से बात करते हुए कहा, बड़े दिनों बाद आज सर को देखकर खुशी हो रही है। आर्यन अपने केबिन में पहुंच चुका था। अपने केबिन में वो जैसे ही पहुंचा वहां रिया पहले से मौजूद थी और वो वहां कुछ नोट कर रही थी। आर्यन को टाइम पर ऑफिस में देखकर रिया भी बहुत खुश हुई और उसने खुश होकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया और कहा, सर आज आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन आर्यन कुछ बदला हुआ था। उसने अपने सख्त आवाज में कहा, मुझे देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी का ग्राफ पिछले 1 महीने से नीचे जा रहा है और अब उस ग्राफ को हमें वापस ऊपर उठाना है, समझ रही हो तुम? इसके लिए हमें कंपनी की रूटीन फॉलो करनी होगी, समझी? रिया ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। आर्यन ने कहा, तुम जल्दी जल्दी नोट करो, आज मुझे मिस्टर ठाकरान को टाइम देना है, उसके बाद मिस्टर कक्कड़ के यहाँ बिजनेस मीटिंग में भी जाना है और उसके बाद। आर्यन लगातार अपना शेड्यूल रिया को बता रहा था, लेकिन रिया की आंखों के सामने बार बार दिशा का चेहरा घूम रहा था और वो उसके बारे में ही सोच रही थी। उसे कुछ नोट ना करते देखकर आर्यन ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, रिया, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम हर वक्त कहीं ना कहीं कोई खोई सी रहती हो। मैंने क्या कहा, सुना तुमने? रिया उसकी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने हड़बड़ा कर रिप्लाई किया, आई एम सॉरी सर। क्या कहा आपने? आर्यन ने उस पर नाराज होते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कामचोर एम्प्लॉय की वजह से आज हमारी कंपनी का ये हाल है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे पूरे होशो हवास में लिखो। ओके सर, बोलकर रिया अपनी डायरी में आर्यन का शेड्यूल नोट करने लगे कि तभी वहां देवा पहुंचा और उसने आर्यन को देखकर कहा, सर वेटिंग रूम में सारे लोग आ चुके हैं। आर्यन ने देवा की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं भी वहीं आ रहा हूं। ये बोलकर आर्यन ने रिया से कहा, फौरन मीटिंग रूम में पहुंचे। ये बोलकर वो तेजी से अपनी रफ्तार मीटिंग रूम की ओर ले जाने लगा। उसके जाने के बाद रिया ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सर आप खुद को कितना भी बिजी कर ले, लेकिन दिशा मैडम की आज से आप खुद को कभी नहीं बचा पाएंगे। आर्यन मीटिंग रूम में पहुंच चुका था। आज वहां राशि भी मौजूद थी। वहां पहुंचकर आर्यन ने पूजा की ओर देखकर कहा, पूजा, कोहिनूर कंपनी ने पिछले साल जिंक शेयर में पैसे डाले थे, उनमें से कौन सा शेयर फिलहाल प्रॉफिट में है? पूजा का जवाब आया, सर मुझे चेक करना होगा। उसके इतना कहते ही आर्यन ने उसे जोर से डांट लगाते हुए कहा, तुम लोग सारे के सारे लोग कामचोर हो चुके हो। सिर्फ गॉसिप में तुम लोगों का ध्यान रहता है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है। तुम सारे लोग का ध्यान वही है। तुरंत मुझे शेयर मार्केट के बारे में बताओ। आर्यन की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। सारा स्टाफ हमेशा खुश रहने वाले, फाइल करते रहने वाले आर्यन को पहली बार इतना नाराज होते हुए देखा था। ओके सर, बोलकर पूजा तुरंत मीटिंग रूम से बाहर चली गई। आर्यन के इस बिहेवियर पर राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, बेचारा आर्यन अब अपने पुराने रोल में वापस आ रहा है। इसे मैं ऐसा ही तो देखना चाहती थी। इस पर से दिशा का जादू, दिशा का साया हट चुका है, अब इस पर राशि का जादू चढ़ेगा। ये सोचकर वो स्माइल करने लगी और उधर समीर अपने केबिन में मौजूद था। वो अपनी चेयर पर सर टीका कर बैठे हुए था कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन के का था। फोन देखते ही उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, सीके का जवाब आया। समीर सर, आपसे मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात पूछना था। समीर ने कहा, कैसी इम्पॉर्टेंट बात? के बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं दिशा और आर्यन किस बात पर अलग हुए हैं? आई मीन उनका झगड़ा हुआ है। समीर बोला, उड़ती हवाओं का तो यही कहना है कि दिशा और आर्यन का जबरदस्त झगड़ा हुआ है और उस झगड़े की वजह दिशा का आशीष नाम का कोई फ्रेंड है, आशीष सूरी। इस पर सीके ने कहा, ठीक है सर, अब हम दिशा मैडम को आशीष सूरी से कनेक्ट कर ढूंढ लेंगे और कल सुबह तक के आपको दिशा मैडम की सारी रिपोर्ट भेज देगा। समीर ने खुश होकर कहा, वेल डन सीके, वेल डन, थैंक यू सर, बोलकर के ने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद समीर खुद से बात करते हुए कहने लगा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं दिशा का पता लगाने के लिए कभी सीके को हायर करूंगा। खैर जो भी हो दिशा, अब तुम्हारी दिशा बदलने वाली है। ये बोलकर समीर मुस्कुराने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल उठाया और राशि को कॉल किया। राशि ने फोन कट कर दिया और फोन कट करते ही उसने समीर को व्हाट्सएप कर दिया, हाय समीर, आई एम इन मीटिंग। उसका व्हाट्सएप देखकर समीर बड़बड़ाते हुए बोला, तुम कोई सी भी मीटिंग में रहो लेकिन काम तो कुछ कर नहीं पाओगे, अपनी बेवकूफ़ी तो जरूर दिखाओगे। खैर जो भी हो, फिलहाल जब तक मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो जाता तुम्हें तो हैप्पी करके रखना ही पड़ेगा। ये सोचकर समीर ने एक बार फिर स्माइल किया और राशि को व्हाट्सएप किया, हाय राशि, कल मॉर्निंग तक हमें दिशा की दिशा पता चल जाएगी। इस पर राशि का रिप्लाई आया, आर यू श्योर? समीर ने उसे रिप्लाई दिया, या 100%? उसके मिलते ही समझ लो 80% कोहिनूर तुम्हारा। दूसरी ओर से राशि ने उसे रिप्लाई दिया। उसने हॉट इमोजी के साथ लिख कर भेजा, कोहिनूर हमारा। उसका मैसेज पढ़कर समीर उससे हंसने लगा और बोला, नो राशि, कोहिनूर सिर्फ मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा, समीर मित्तल का।
और उधर दिशा ने सारे बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। संदीप भी वहां पहुंच गया। संदीप को देखकर दिशा ने हंसते हुए कहा, सर मैंने सिर्फ बच्चों को बुलाया है। संदीप ने हंसते हुए कहा, तो हम बच्चों से कम थोड़ी ही ना है। दिशा ने स्माइल कर दिया और सारे बच्चे वहां पहुंच चुके थे। दिशा ने सभी की ओर देखकर कहा, सारे बच्चे यहां आ चुके हैं ना, कोई मिस तो नहीं है, सब अपने अपने दोस्तों को देख लो। सारे लोगों का जवाब आया, नो, सारे बच्चे आ चुके हैं। दिशा ने स्माइल किया कि तभी एक छोटे बच्चे ने दिशा से कहा, नो मैम, निशांत नहीं आया है। उसके इतना कहते ही दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहां मौजूद ज्योति ने स्माइल करते हुए कहा, मीनाक्षी मैडम, मैंने तो ठान कर रखा है, आपको इस स्कूल में टिकने नहीं दूंगी। सोना आर्यन को घर के हर एक कोने में ढूंढ कर थक चुकी थी और उसने खुद से बात करते हुए कहा, कहाँ चला गया है? ये कभी ऐसा नहीं करता। वो घर के लिविंग एरिया में बैठकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहां आर्यन पहुंचा। उस पर नजर पड़ते ही सोना बहुत खुश हुई और उन्होंने तुरंत उसके पास पहुंचकर कहा, बेटा रात भर कहाँ था तू? मैं कितनी परेशान हो चुकी थी, अभी अभी मैं कुंदन के साथ जाकर तुझे ढूंढ कर भी आई। कहाँ था बेटा? सोना की आंखें नम थी और उसकी आवाज में उसकी चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन अब भी नशे में था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर बैठ गया। फिर उसने आंखें बंद कर सोना से कहा, आंटी आपको मैं बहुत परेशान करता हूं ना, मेरी वजह से आप हमेशा परेशान होती हैं, राइट? उसकी बात सुनकर सोना ने स्माइल किया और कहा, नहीं बेटा, तेरे अंदर मेरी जान बसती है। भले ही तूने मेरी कोख से जन्म ना किया हो, लेकिन तुम मेरे लिए अमित और शनाया से भी बढ़कर है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, देख इसीलिए तो मेरा ज्यादातर समय यूएसए से ज्यादा तेरे पास बीता है ना? ये कहते हुए सोना आर्यन के पास रखे सोफे पर बैठ गई। आर्यन अब भी सरककर आंखें बंद कर बैठे हुए थे। सोना ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकती हूँ? आर्यन का जवाब आया, हाँ पूछिए ना। सोना ने कहा, दिशा कहाँ है? आर्यन ने तुरंत रिप्लाई किया, वो मर चुकी है। उसकी बात सुनकर सोना मन में सोचने लगी, यह इस तरह से नहीं संभल पाएगा, मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। फिर कुछ सोचकर सोना ने आर्यन से कहा, मैं सोचती हूँ मैं भी यहाँ से यूएसए चली जाऊं। उनके इतना कहते ही आर्यन ने उनकी ओर देखकर कहा, अब आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है? सोना ने उसकी ओर देखकर कहा, फायदा ही क्या है यहाँ रुककर? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम कर दी और एक तुम हो जो कभी मुझे अपनी माँ का दर्जा नहीं दे पाए। खैर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मासी सिर्फ माँ जैसी होती है, माँ नहीं बन सकती। ये बोलकर सोना उसकी ओर देखने लगी। उनके इतना कहते ही आर्यन उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और कहने लगा, आंटी आप मेरे लिए मेरी मॉम से भी बढ़कर है। अगर वो यहाँ होती तो वह भी आप जितना प्यार मुझे कभी ना दे पाती। उसकी बात सुनकर सोना ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तो फिर तुम्हें क्या कहना? क्यों नहीं सुनता? तो क्यों इस तरह से खुद को बर्बाद कर रहा है? मेरे बहन और जीजा जी की कोहिनूर को खराब कर रहा है। बेटा संभाल ले खुद को भी और कोहिनूर को भी, क्योंकि तुम दोनों मेरी दीदी और जीजा की आखिरी निशानी हो और अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैंने तुम्हारी माँ से जो वादा किया था वह भी नहीं पूरा हो पाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे वादे को झूठा मत होने दे। ये कहते हुए सोना ने अपने हाथ जोड़ लिया और फफक कर रो पड़ी। उन्हें इस तरह रोते देखकर आर्यन हड़बड़ा गया और उसने सोना की ओर देखकर कहा, आंटी आप तो बहुत स्ट्रांग हो, मैंने आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? सोना ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा एक औरत बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चों की तरफ से हारने लगती है ना तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है और मेरी हिम्मत से तुझसे है। उन्हें रोते देखकर आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने सोना का हाथ पकड़कर कहा, आंटी आई प्रॉमिस अब से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और अब आपको मेरी तरफ से शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। सोना ने उसे प्यार से गले लगा लिया। दूसरी ओर समीर एक रेस्टोरेंट में एक आदमी के साथ बैठे हुए था। समीर ने उस आदमी को दिशा की फोटो देते हुए कहा, देखो सीके यही दिशा साहनी है। ओह सॉरी, अब मैडम दिशा जिंदल हो चुकी है। दिशा आर्यन जिंदल। सीके ने उस फोटो को अपने हाथ में ले लिया और गौर से देखने लगा। फिर उसने समीर की ओर देखकर कहा, इस चेहरे को कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस चेहरे को अच्छी तरह से जानता है।
समीर ने तुरंत कहा, सीके अगर यह सच होता तो मुझे अब तक इस लड़की का पता चल ही जाता, लेकिन ना जाने ये कहाँ जाकर छिप गई है। इसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, मुझे इसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर सीके ने कहा, आप बिल्कुल परेशान मत हुई हो सर, आप बिल्कुल सही जगह हैं। 2 दिन के अंदर सीके आपको दिशा का पता बताकर रहेगा। समीर ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है, इसके पहले भी तुमने मेरे लिए काम किए हैं। ये कहते हुए उसने अपने पॉकेट से चेकबुक निकाली और उसे साइन कर सीके को दे दिया। सीके ने समीर से कहा, अब आप सीके का कमाल देखिए। ये बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद समीर ने खुद से बात करते हुए कहा, बस दिशा तुम्हारी सही दिशा मुझे पता लग जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी दिशा इस तरह से मोड़ दूंगा फिर तुम खुद को आईने में देखने से भी डरोगी। और उधर मुरारी अपने केबिन में बैठकर खुद से बात करते हुए कहने लगा, मीनाक्षी मैडम का पता मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे भी करके इनकी असलियत पता लगानी ही पड़ेगी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुरारी को कोई क्लू नहीं मिल रहा कहाँ से इनकी असलियत पता की जाए। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहां दिशा पहुंच गई। दिशा ने वहां पहुंचकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसे देखकर मुरारी ने खुश होकर कहा, मीनाक्षी जी आपके बारे में ही हम सोच रहे थे। दिशा ने सीरियस होकर कहा, दरअसल फादर डिकोस्टा इस वक्त यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे आपसे परमिशन लेनी थी। मुरारी का जवाब आया, जी कहिए कैसी परमिशन। दिशा ने कहा, मुझे मेरी क्लास के बच्चों को कल पिकनिक पर लेकर जाना है। कल स्कूल का फाउंडेशन डे है, बच्चे से अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते। अगर आप परमिशन दें तो हम 35 बच्चों को लेकर एनर्जी पार्क में जाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मुरारी ने कहा, मैडम जी आप तो बड़ी ऊंची चीज है, आपको आए हुए कुछ ही दिन ही हुए हैं, आप इतनी जल्दी बच्चों से घुल मिल गई कि आप बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाना चाहने लगी। दिशा में सीरियस होकर कहा, अगर आप परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वहां से जाने लगी। मुरारी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मीनाक्षी जी आप तो बुरा मान गई, हमने आपको इनकार कब किया, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर पिकनिक पर जाना आप कैसे संभाल पाएंगे। आप खुद को तो ट्रेन में संभाल ना सकी थी और अब आप बच्चों को संभालने की बात कर रही है। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, देखिए मैं खुद को अच्छी तरह संभालना जानती हूँ, शायद इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। खैर मैंने गलती कर दी जो यहाँ आकर आपसे परमिशन लेने की सोची। ये बोलकर वह वहां से जाने लगी। तभी मुरारी ने उसे रोकते हुए कहा, मीनाक्षी जी आप तो सचमुच नाराज हो गई, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बच्चों को लेकर जाएंगे लेकिन अपने रिस्क पर, ठीक है। दिशा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से जाने लगी। तभी दिशा की नजर मुरारी की टेबल पर रखी मैगजीन पर पड़ी, जिस पर फ्रंट पेज पर ही दिशा और आर्यन की तस्वीर लगी हुई थी। ये देखकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिशा ने मुरारी पर नजर डाली जो कि अपनी चेयर पर सेटल हो चुका था। उसे देखकर दिशा मन में सोचने लगी, दिशा साहनी नाम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, अब कहीं इस मैगजीन को इस मुरारी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचते हुए दिशा एक बार फिर उसकी टेबल के पास टर्न हुई और टेबल पर रखी मैगजीन उसने धीरे से उठा ली। मुरारी अपना रजिस्टर चेक कर रहा था। जैसे ही दिशा में मैगजीन उठाई, मुरारी की नजर तुरंत उस मैगजीन पर पड़ी और उसने हंसते हुए कहा, क्या बात है मीनाक्षी जी, आप चुपचाप क्या उठा रही हैं। उसके सवाल पर दिशा घबरा गई और उसने तुरंत मैगजीन को फोल्ड कर दिया और कहा, ये बिजनेस मैगजीन उठा रही थी, मुझे इंटरेस्ट है। उसकी आवाज में उसकी हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। उसका जवाब सुनकर मुरारी ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये तो शेयर मार्केट बिजनेस वाली मैगजीन है, आपका इंटरेस्ट यहाँ कैसे। आप तो ठहरे हिस्ट्री और ड्रामा की टीचर। दिशा के चेहरे पर पसीना छूट रहा था। उसने तुरंत बात बनाकर कहा, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन अकाउंट से ही किया है। मुरारी ने हंसते हुए कहा, वैसे मीनाक्षी जी जो आप हैं वह दिखती नहीं और जो नहीं है वह आप बनने की कोशिश कर रही हैं। आपको देखकर बार बार मुझे ये ख्याल क्यों आता है। दिशा ने एक्सक्यूज कहा और तुरंत वहां से वह मैगजीन लेकर चली गई। दूसरी ओर रिया दिशा के घर पहुंची और वहां पहुंचकर उसने मेन गेट पर लॉक देखा। ये देखकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, दिशा मैडम के पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है, वो लोग कहाँ चले गए। तभी वहां से एक औरत गुजर रही थी। रिया ने उस औरत को रोककर कहा, एक्सक्यूज मी। उसे देखकर वह औरत रुक गई। रिया ने दिशा के घर की ओर इशारा कर उस औरत से कहा, जी यहाँ मिस्टर एंड मिसेज साहनी की फैमिली रहती
थी वो लोग कहाँ गए? उसके इस सवाल पर उस औरत में थोड़ा मुंह बनाकर कहा, सुनने में आया है उनकी बेटी दिशा उसकी शादी टूट गई है और शर्म की वजह से ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए जहां से आए थे वहीं चले गए। उस औरत का जवाब रिया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह लोग कहाँ गए होंगे? इस पर उस औरत का जवाब आया, वैसे ये लोग मसूरी या देहरादून के रहने वाले थे, हो सकता है वहीं चले गए हो। रिया ने तुरंत कहा, क्या आप उनका एड्रेस बता सकते हैं? उस औरत का जवाब आया, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये बोलकर वह औरत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रिया ने खुद से बात करते हुए कहा, अब मैं दिशा मैडम का पता कहां से लगाऊं, और चाहे जो भी हो जाए मैं उनका पता लगाकर रहूंगी। दिशा ने हड़बड़ा कर कहा, कहाँ गया निशांत? उस बच्चे की बात सुनकर वहां मौजूद संदीप भी काफी हड़बड़ा गया था। उसने उसकी दोस्त से कहा, बेटा आपने निशांत को कहाँ देखा था? इस पर उस छोटे बच्चे का जवाब आया, मुझे नहीं पता। उसके इतना कहते ही दिशा और संदीप और भी ज्यादा परेशान हो गए। दिशा ने भी उनसे कहा, आप सारे बच्चों का ध्यान रखिएगा, मैं भी निशांत को ढूंढ कर आती हूँ। ये बोलकर वहां से चली गई। ज्योति ने खुद से बात करते हुए कहा, मीनाक्षी मैडम आपको परेशान देखने में बड़ा मजा आता है, और वैसे भी निशांत झील के पास गया है, मैंने उसे खुद भेजा था। ये बोलकर वो स्माइल करने लगी, और उधर दिशा और संदीप सारी जगह बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो बच्चा कहीं भी नहीं मिल रहा था। दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, बप्पा कैसे भी करके उस बच्चे को हमसे मिलवा दो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी संदीप दिशा के पास पहुंचा और उसने कहा, मीनाक्षी मैडम एक बार हमने लेक साइड भी देख लेना चाहिए, छोटा बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते हैं वहां चला गया हो। दिशा में तुरंत हाँ में सर हिलाया और वह लोग भागते हुए लेक के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा निशांत लेक के किनारे अकेला बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उसे देखकर दिशा भागकर उसके पास पहुंची और उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया और उसकी ओर देखकर कहा, मैंने सभी को मना किया था ना, झील के पास कोई नहीं जाएगा, फिर आप क्यों आए? उसकी बात सुनकर निशांत ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, आई एम सॉरी मैडम, मेरे पैर में चोट लग गई है। ये बोलकर वह और जोर जोर से रोने लगा। दिशा ने उसके पैर को देखा, मामूली खरोच थी। वहां मौजूद संदीप ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, चलो हम फर्स्ट एड कर देंगे, कोई चोट नहीं लगी है, तुम तो बहादुर बच्चे हो। ये कहते हुए वो उसे गोद में लेकर सारे बच्चों के पास चलने लगा। दिशा में उसे फॉलो करने लगी। कुछ देर बाद वो लोग वहां पहुंच गए जहां पहले से ही सारे लोग मौजूद थे। निशांत को देखते ही गांव मौजूद सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और ज्योति ने खुद से बात करते हुए कहा, मीनाक्षी मैडम, अब आपको पता चलेगा जो से पंगा लेना क्या होता है। दूसरी ओर आर्यन मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में चला गया और वहां चेयर में बैठकर वो सारी डिटेल चेक कर रहा था कि तभी वहां पूजा पहुंची। वहां पहुंचकर पूजा ने आर्यन से कहा, सर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आर्यन ने फाइल से बगैर अपनी नजरें हटाए कहा, कहो क्या बात है? पूजा ने कहा, सर इसका सीधा असर हमारे बिजनेस पर पड़ा है, आप इन फाइल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहते हुए पूजा ने फाइल टेबल पर रखते आर्यन ने अब भी उससे आई कांटेक्ट नहीं किया और कहा, और कुछ कहना चाहती हो? पूजा का जवाब आया कि नहीं सर। आर्यन ने उसे डांट लगाते हुए कहा, तो अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर काम करो। सॉरी सर। ये बोलकर पूजा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन अपने केबिन में बनी बड़ी सी विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया और गहरी सांस लेकर कहने लगा, सचमुच तुम हर जगह हो जहां मैं तुमसे खुद को दूर करने की कोशिश करता हूं, तुम वहां भी पहुंच जाती हो एक हवा की तरह। और उधर दिशा सारे बच्चों के साथ पिकनिक से वापस आ चुकी थी और वो एक चेक कर बच्चों को स्कूल बस से नीचे उतार रही थी कि तभी दिशा को ऐसा लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा है। दिशा ने इग्नोर किया। कुछ देर बाद दिशा भी अपने घर के लिए निकल पड़े। उसे एक बार फिर महसूस हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। दिशा ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, एक आदमी उसके पीछे चल रहा था। उसे देखकर दिशा ने नाराज होते हुए कहा, क्या बात है, तो मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर उस आदमी ने अजी जाते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, आप मुझे गलत मत समझना। दरअसल आपका चेहरा मेरी बहन पल्लवी से काफी मिलता जुलता है, तो मैं थोड़ा धोखा खा गया, माफ करिएगा। ये बोलकर बोल आदमी वहां से तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद दिशा बड़बड़ाते हुए बोली, यह आदमी अजीब था। और उधर समीर अपने केबिन में मौजूद था और वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से पीके ने खुश होकर कहा, सर जैसा किसी के ने आपको बताया था
क्योंकि मैं आपका काम कर दिया है। इस पर समीर ने कहा, क्या तुमने दिशा का पता लगा लिया है? सीके का जवाब आया, मैं सर, दिशा के बारे में सारी डिटेल मैंने कोहिनूर ऑफिस में कुरियर कर दी है। सीके की बात सुनकर समीर उस पर भड़कते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने कोहिनूर ऑफिस में डिटेल क्यों भेजी है? तुमने मेरे पास कुरियर क्यों नहीं भेजा? सीके का जवाब आया, सर आप अपने ऑफिस में रेगुलर होते नहीं हो और आपके घर का एड्रेस मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा राशि मैडम के एड्रेस पर ही भेज देता हूँ। कुछ गलत किया क्या? समीर नाराज होकर बोला, कुछ क्या, बहुत कुछ तुमने गलत कर दिया। ये बोलकर समीर में फोन कट कर दिया और खुद से बात करते हुए कहने लगा, अब मुझे इस बेवकूफ राशि को इन्फॉर्म करना होगा। वो कुरियर किसी और के हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये सोचकर उसने तुरंत राशि को फोन लगाया और उसके फोन रिसीव करते हैं। समीर बोल पड़ा, राशि, सी के नई दिशा की डिटेल तुम्हें कुरियर कर दी है, प्लीज तुम कुरियर का एजेंट ध्यान रखना, वरना किसी और के हाथ में कुरियर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राशि का जवाब आया, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो समीर, दिशा का पता सबसे पहले हमें ही चलेगा और मैं कुरियर का पूरा ध्यान रखूंगी, डोंट वरी। राशि फोन पर बात कर रही थी। उसके केबिन के बाहर मौजूद रिया ने उसकी सारी बातें सुन ली और रिया मन में सोचने लगे, इसका मतलब राशि मैडम के पास जो कुरियर आने वाला है उसमें दिशा मैडम की डिटेल्स है। इसके पहले इनके हाथ वो कुरियर लगे, मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर वो तुरंत ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंचे। वहां रोजी मौजूद थे और उसी को देखकर रिया ने कहा, हेलो जी, क्या आज कोई कुरियर ऑफिस आया है? रोजी ने उसकी ओर देखकर का नाम, तुम्हारे नाम का कोई कुरियर ऑफिस नहीं आया है। इस पर रिया का जवाब आया, आई मीन राशि मैडम का कोई कुरियर आया है क्या? उसके बाद सुनकर रोजी ने कहा, हाँ हाँ, उनके नाम से एक कुरियर आया तो है। कुछ सोचकर रिया ने कहा, राशि मैडम उसे अपने केबिन में मंगवा रहे हैं। रोजी ने कहा, ठीक है, मैं देवा से तुरंत भेज देती हूँ। रिया ने तुरंत बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, नो नो, कॉन्फिडेंशियल है ना, इसलिए उन्होंने मुझे 9 बजे कहा है। रिया की बात सुनकर रोजी उसे डांट लगाते हुए बोली, तुम आर्यन सर के असिस्टेंट हो और काम राशि के लिए करने लगी। लानत है तुम पर। पता नहीं क्या सोचकर दिशा मैडम ने तुम्हें वापस ऑफिस में बुलाया। रिया ने कहा, प्लीज आप मुझे कुरियर दे दीजिए। रोजी ने कुछ नहीं कहा और कोरियर का बॉक्स रिया के हाथ में दे दिया और रिया उसे वहां से लेकर चली गई। रिया तुरंत अपने केबिन में पहुंची और उसने उस बॉक्स को इनटेक्स किया। उसमें दिशा की ढेर सारी तस्वीरें थी और साथ में एक लेटर भी था। रिया उन तस्वीर को देखकर बहुत खुश हुई और उसने लेटर ओपन किया जिसमें लिखा था, दिशा साहनी नैनीताल के एक छोटे से चर्च वाले स्कूल में शक्ति और क्षमा टीचर बनकर मौजूद है और उसने अपना नाम और पहचान दोनों बदल दी है। वह यहाँ पिछले 1 महीने से मीनाक्षी शास्त्री बनकर है। ये पढ़कर दिया बहुत खुश हुई और उसने उस लेटर को देखकर कहा, अब दिशा मैडम को आर्यन सर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये सोचकर उसने उस लेटर और तस्वीर को अपने फाइल में रख लिया और उस कोरियर को वापस पैक कर वो राशि के केबिन में पहुंच गई। वहां राशि मौजूद नहीं थी। रिया ने उसके केबिन में पहुंचकर उसने वो कुरियर राशि के टेबल पर रख दिया और तुरंत वहां से चली गई। और बाहर निकलकर वो चुपके से राशि के केबिन के अंदर देखने लगी। राशि वॉशरूम से बाहर आकर अपनी चेयर में बैठ गई और वैसे ही उसकी नज़र टेबल पर रखे कुरियर तक करे। कुरियर देखकर उसने तुरंत समीर को फोन किया और उसे कुरियर के बारे में इन्फॉर्म किया। समीर का जवाब आया, डेट्स वेरी गुड, मैं तुम्हारे साथ फोन पर हूँ, कुरियर ओपन करो, देखो क्या लिखा है। उसमें राशि में अपने कंधे और गर्दन के सहारे से फोन पकड़ रखा था और कुरियर ओपन करने लगे। रिया आप भी उसे केबिन के बाहर से देख रही थी। राशि ने जैसे ही कुरियर ओपन किया उसने फोन पर समीर से कहा, समीर इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये बॉक्स पूरी तरह से खाली है। हाँ लेकिन एक लेटर है। समीर बोला, ओपन करो उसे। राशि ने उस लेटर को ओपन किया। उसमें से कुछ पेपर कटिंग्स भी बाहर आए। राशि ने उन पेपर कटिंग को साइड में रखा और लेटर पढ़ने लगी जिसमें लिखा था, दिशा साहनी नैनीताल के लिए जिस बस में निकली थे, रास्ते में वो बस खाई में गिर गई और उसमें जितने लोग मौजूद थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। साथ में मैं आपको पेपर कटिंग्स भी भेज रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। राशि ने पेपर कटिंग देखी जिसमें नैनीताल जाने वाली बस एक्सीडेंट की खबर छपी हुई थी। उसने फोन पर समीर से कहा, समीर दिशा मर चुकी है। बाहर मौजूद रिया मन में कहने लगी, आई एम सॉरी दिशा मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके लिए ऐसे वर्ड्स यूज किए, लेकिन मुझे ऐसा करना बहुत जरूरी था। और उधर राशि की बात सुनकर समीर ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? राशि ने कुछ सोचा और कहा, समीर आई थिंक यह न्यूज़ 100% सही है, क्योंकि जहां तक मैं उस दिशा को जानती हूँ
वो इतने दिनों तक आर्यन से दूर नहीं रह सकती थी। वो किसी भी तरह आर्यन से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करती। इसका मतलब अब वो मर चुकी है। समीर बहुत खुश होकर बोला, माय डियर राशि, अब तुम्हारे और कोहिनूर के बीच कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। और बाहर मौजूद रिया ने खुद से बात करते हुए कहा, अब मैं आर्यन सर को दिशा मैम के पास लेकर जाऊंगी और उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। दिशा पिकनिक से वापस आ चुकी थी। वह जैसे ही अपने घर पहुंची और दुर्बल बचाया दरवाजा दिशा को देखकर अनामिका ने स्माइल किया और उसे घर के अंदर आने के लिए कहा। दिशा घर के अंदर पहुंची। अनामिका भी रसोई से पानी का गिलास लेकर सोफे में बैठी हुई दिशा के पास पहुंची और उसे पानी का गिलास देकर उसके ठीक पास वाले सोफे पर बैठ उसने दिशा को देखकर कहा, और तुम सभी की पिकनिक कैसी रही? दिशा ने स्माइल किया और रिप्लाई किया, बहुत अच्छी रही माम। अनामिका ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, एक तरफ तो मुझे तुम अपनी बड़ी बहन कहती हो और दूसरी ओर मुझे मैम पल भर में ही पराया बना देती हो। बोलकर दिशा मुस्कुराने लगी और बोली, आई एम सॉरी दीदी। अनामिका का जवाब आया, अब ठीक है। दिशा में आगे अपनी बात कहते यू करते हुए कहा, आज की पिकनिक सचमुच बहुत अच्छी थी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया और संदीप सर ने बहुत अच्छा हमें गाना भी सुनाया। अनामिका स्माइल करने लगी और साथ में वह एक रजिस्टर और लैपटॉप लेकर बैठे हुए थी और वो कुछ कैलकुलेट भी कर रही थी। उनका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। ये देखकर दिशा ने उनसे कहा, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं दीदी? उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन में देखकर रिप्लाई किया, हाँ दरअसल मैं स्कूल का अकाउंट देख रही थी। हमारे स्कूल की तिजोरी में 1 रुपया भी नहीं है। हमारे स्कूल कैसे चल रहा है फादर डिकोस्टा ही जाने। उनकी बात सुनकर दिशा ने कहा, अगर आप कहें तो क्या अकाउंट में चेक कर सकती हूँ? अनामिका उसकी बात सुनकर हंसने लगी और उन्होंने कहा, कैसी बातें करती हो तुम तो ठहरे हिस्ट्री की टीचर और अकाउंट तुम्हारे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बात सुनकर दिशा ने स्माइल किया और कहा, वैसे मैं अकाउंट का नॉलेज थोड़ा बहुत रखती हूँ, अगर आप कहें तो अकाउंट में चेक कर सकती हूँ क्या? अनामिका ने कुछ सोचा और कहा, अभी अभी तो थक कर आए है, तुझे आराम करना चाहिए, मैं तेरे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर अनामिका वहां से उठकर रसोई की ओर चली गई। उनके वहां से जाने के बाद दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं मान सकती फादर डिकोस्टा का स्कूल लॉस में है क्योंकि यहाँ तो काफी बड़े बड़े लोग फंड डोनेट करते हैं, मुझे देखना चाहिए। ये बोलकर वह लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ गई और अकाउंट्स देखने लगी। फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, यहाँ तो लाखों रुपए का हेरफेर है, मुझे पता करना होगा कि स्कूल का अकाउंट देखता कौन है। तभी अनामिका वहां कॉफी का कप लेकर पहुंचे और दिशा को काम करके देखकर उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, तू भी ना बिल्कुल मेरा कहना नहीं सुनती है, अभी अभी थक हार कर आई हुई है और फिर से काम में लग गई। उन्हें देखकर दिशा मन में सोचने लगी, क्या मुझे सच्चाई इन्हें बताना चाहिए? फिर कुछ सोचकर दिशा ने अनामिका से कहा, दीदी हमारे स्कूल का अकाउंट कौन देखता है? अनामिका का जवाब आया, हमारे प्रिंसिपल सर मुरारी लाल। उनका जवाब सुनकर दिशा मन में सोचने लगी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, यह अकाउंट वही देखते होंगे, इतनी बड़ी रकम की हेरफेर। अनामिका ने दिशा की ओर देखकर कहा, क्या हुआ, अब किस सोच में डूब गई? दिशा ने खुद से बात करते हुए धीरे से कहा, अगर मैंने मुरारी लाल की सच्चाई सभी के सामने कही तो वह भी मेरी सच्चाई सामने लाने से नहीं झुकेगा। सोचकर चुप हो गई। दूसरी ओर रिया ऑफिस के कैंटीन में मौजूद थे और वो सोच रही थी, दिशा मैम का पता चल चुका है, अब आर्यन सर को नैनीताल कैसे लेकर जाया जाए, कुछ तो आइडिया प्लीज गॉड, सोच रही थी कि तभी वो कोहिनूर कंपनी की डिजाइनर सारांश पहुंचा और वो फोन पर किसी से बोल रहा था, मुझे कोई अच्छे फैब्रिक ला कर दो क्योंकि इस बार हमें सारी शूटिंग कोई ठंडी जगह में करनी है, मुझे इंडिया का ही कोई अच्छा सा हिल स्टेशन चाहिए, समझ गए तुम? ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। रिया ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने खुश होकर कहा, और नैनीताल से खूबसूरत जगह कुछ और तो हो ही नहीं सकती, थैंक यू गॉड। ये बोलकर वो स्माइल करने लगी। अगली सुबह दिशा जैसे ही स्कूल पहुंची उसकी नज़र प्लेग्राउंड में खेलते बच्चों पर पड़ी। उनमें से कुछ बच्चे अपाहिज थे, उन्हें देखकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, इन लोगों की किस्मत से यहाँ कितना बड़ा बड़ा फंड और डोनेशन आता है, लेकिन इस घटिया आदमी मुरारी की वजह से इन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा और मैं भी इनकी मदद ना कर पाने के लिए मजबूर हूँ। इन लोग भी तो सम्मान से जीने के हकदार हैं, लेकिन किसी की लालच की वजह से बेचारे लोग आज भी इस कंडीशन में है। वो सोच रही थी कि तभी वहां एक ट्यून फाइल लेकर पहुंचा और उस फाइल में एक एप्लीकेशन ओपन कर उसमें दिशा की ओर देखकर कहा, मैम इसमें आपके साइन चाहिए थे। उसकी बात सुनकर दिशा हड़बड़ा गई और उसने उसकी ओर देखकर कहा, किस चीज का पेपर है ये? पियोन का जवाब आया।
दरअसल ये पेमेंट रजिस्टर है और इसमें सभी की पेमेंट रिन्यू होती है, बस इसलिए आज सारे टीचर के साइन लिए जा रहे हैं। दिशा मन में सोचने लगे, मैं मीनाक्षी शास्त्री का साइन कैसे कर सकती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पीयू का जवाब आया, मैडम प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि मुझे सारे स्टाफ का साइन लेना है। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और उस रजिस्टर में उसने साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसे कुछ घबराहट भी हो रही थी, फिर उसने आंख बंद कर मन में कहा, बप्पा प्लीज आप सब संभाल लीजिएगा। दूसरी ओर समीर अपने कंपनी में मौजूद था और वो बिजनेस मीटिंग ले रहा था। वहां उसने अपने स्टाफ की ओर देखकर कहा, इस बार हम फैब्रिक मटेरियल पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसकी बात सुनकर एक स्टाफ ने कहा, लेकिन सर हम फैब्रिक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। समीर सवालिया नजरों से उस स्टाफ को देखने लगा। स्टाफ का जवाब आया, मेरा कहने का मतलब है कोहिनूर कंपनी फैब्रिक में बेस्ट है और कोहिनूर कंपनी के रहते हैं मुझे नहीं लगता हमारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। समीर हंसने लगा और बोला, तुम लोगों के इसी एटीट्यूड की वजह से आज हमारी कंपनी इस पोजीशन में है। वो सारी बातें तुम लोग छोड़ो और मैंने जैसा करने के लिए कहा है बगैर अपना दिमाग लगाए वैसा करो। ओके सर, बोलकर वो स्टाफ चुप हो गया और समीर मन में खुद से कहने लगा, क्योंकि कोहिनूर को दिशा देने वाली दिशा तो रही नहीं तो अब डील सिर्फ हमारे हाथ आनी है। दूसरी ओर आर्यन अपने ऑफिस पहुंचा और जैसे ही उसकी नजर दिशा के कैबिनेट पड़ी, ना जाने क्यों उसके कदम वहीं ठहर गए और वह दूर से ही उसके केबिन को देखने लगा। वहां देवा उसके केबिन की क्लीनिंग कर रहा था। देवा को देखकर आर्यन केबिन में पहुंचा और वहां पहुंचकर कुत्ते की आवाज से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देवा का जवाब आया, सर क्लीनिंग कर रहा था। आर्यन ने नाराज होकर कहा, मेरा कहने का मतलब है दिशा के केबिन की क्लीनिंग क्यों हो रही है। देवा का जवाब आया, क्योंकि सर यह भी हमारे ऑफिस का एक अहम हिस्सा है और इसी जगह से हमारे ऑफिस के कई बड़े डिसीजन दिए गए हैं, बस इसीलिए। ये बोलकर वो चुपचाप खड़ा हो गया। उसे आर्यन ने ना जाने क्यों कोई रिप्लाई नहीं किया और उसने एक बार फिर एक नज़र दिशा की चेयर पर डाली। उसकी चेयर को देखते ही आर्यन की आंखें एक बार फिर से नम हो गई और उसकी आंखों के सामने दिशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा और आर्यन बगैर कुछ बोले वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वो केबिन से बाहर आया, राशि उससे टकरा गई। आर्यन ने राशि की ओर देखकर कहा, तुम अकल से तो अंधी थी था क्या, अब नजर से भी तुम अंधी हो चुकी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। इस पर राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी मामूली इंसान से नहीं टकराई हूं, मैं आर्यन से टकराई हूं, वही आर्यन जिंदल जो किसी समय में मुझसे बेइंतहा प्यार किया करता था। आर्यन ने उसे घूर कर देखा और कहा, और अब वह आर्यन मर चुका है। बोलकर आर्यन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राशि अपनी फाइल उठाने लगी और उसने खुद से बात करते हुए कहा, आर्यन जिंदल को वापस पाना ही मेरा मकसद है और यह मकसद मैं पूरा करके ही रहूंगी। दूसरी ओर दिशा अपनी क्लास खत्म कर अपनी क्लास से बाहर आ रही थी कि तभी वहां मुरारी पहुंचा। उसने हाथ में कुछ फाइल पकड़ रखी थी। दिशा ने उसे जैसे ही देखा वो दूसरे रास्ते जाने लगी। मुरारी ने उसे रोकते हुए कहा, मीनाक्षी जी आप आजकल हमें देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। दिशा ने उसकी ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, क्या आपको मुझसे कोई काम था। मुरारी ने फाइल ओपन की और कहा, आप असली में मीनाक्षी शास्त्री नहीं है, आप फ्रॉड है। बात सुनकर दिशा घबरा गई और उसने कहा, यह आप कैसी बातें करते हैं, क्या प्रूफ है आपके पास। मुरारी ने वो फाइल दिशा के हाथ में दी और कहा, ये हमारे पास ये प्रूफ है, ये रहे असली मीनाक्षी शास्त्री का साइन और यह रहा आपका साइन जो आपने रजिस्टर पर किया था, अब आप ही बताइए। ये बोलकर वो रजिस्टर दिशा को पास कर दिया। दिशा ने रजिस्टर लिया और साइन देखने लगी और मुरारी ने उसकी ओर देखकर कहा, कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, हम आपकी तरह कड़क दिल नहीं है, हम तो बहुत नरम दिल इंसान हैं। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं। उसके इस सवाल पर मुरारी ने उसकी ओर देखकर कहा, हम तो पूरा का पूरा आपको ही चाहते हैं और हम आपको पहली नजर में देखते हैं प्यार करने लगे थे, लेकिन आप हैं कि हमें थप्पड़ मारकर हमारा दिल तोड़ दी थी। बस अब हम यही चाहते हैं कि आप मुरारी को खुश रखें और मुरारी हमेशा अपना मुंह बंद करके रखेगा। दिशा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद को इस स्कूल का प्रिंसिपल कहते हुए, और तुम जाकर सबको मेरी सच्चाई बता सकते हो, मैं डरती नहीं है समझे तू। उसकी बात सुनकर मुरारी का जवाब आया, मैं आपके बारे में सभी को बता दूंगा, इतना बड़ा चर्च का स्कूल है, बड़ी बदनामी होगी और फिर फादर डिकोस्टा ने खुद आपको नकली नाम देकर यहाँ रखा है, उनके बारे में जरा ख्याल कर लीजिए मीनाक्षी जी। इस पर दिशा चुप हो गई। मुरारी ने उसकी ओर देखकर कहा, फादर डिकोस्टा ने इतने सालों में यहाँ बहुत इज्जत कमाई है और आपकी वजह से उनकी कितनी बदनामी होगी, क्या आपने कभी सोचा है मीनाक्षी जी। ये बोलकर तो मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। दिशा चुप थी।
मुरारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, खैर मैं आपको सोचने के लिए वक्त देता हूं, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका नसीब मेरे हाथों में है। मुरारी अपनी बात कंटिन्यू बोल रहा था कि तभी वहां संदीप पहुंच गया और उसने मुरारी की बातें सुन ली। मुरारी की ओर देखकर संदीप देखकर बोला, मीनाक्षी जी का नसीब आपके हाथों में क्यों? उसे अचानक देखकर मुरारी और दिशा दोनों हड़बड़ा गए। मुरारी ने हिचकी जाते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब है इसमें मीनाक्षी जी का रिज्यूम है जिसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बस इसीलिए मैं खुद इनके पास चला आया था। क्यों मीनाक्षी जी? ये बोलकर मुरारी दिशा को देखने लगा। दिशा चुप थे। संदीप ने दिशा की ओर देखकर कहा, लेकिन मीनाक्षी मैम परेशान क्यों लग रही है? दिशा ने तुरंत अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं कभी कोई लापरवाही नहीं करती, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, बस यही सोच रही थी। ये बोलकर वो मुरारी को देखने लगी। फिर उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे भी हमारे स्कूल का अकाउंट बहुत सारी कहानियां कह रहा है। स्कूल के अकाउंट का नाम सुनते ही मुरारी के पैरों तले जमीन खिसक गई और हड़बड़ा कर रह गया। संदीप ने मुरारी और दिशा की ओर देखकर कहा, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं तो यहां से चला। ये बोलकर संदीप वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही दिशा भी वहां से जाने लगी। मुरारी भागकर उसके पास पहुंचकर बोला, अकाउंट के बारे में आप क्या कह रहे थी? दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, यही कि मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छा होगा। मुरारी हंसने लगा और बोला, यह अच्छा है, आपकी बातों का यहाँ कोई यकीन नहीं करने वाला। मीनाक्षी जी आप चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुरारी में खुद से बात करते हुए कहा, मीनाक्षी मैडम आप हैं कौन? आप कोई साधारण टीचर तो नहीं है, आप बड़ी पहुंची हुई चीज मालूम होती है। और उधर दिशा घर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर वो अपना सूटकेस पैक करने लगे और उसने खुद से बात करते हुए कहा, अब मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, मैं अपनी वजह से फादर डिकोस्टा की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दे सकती। अगली सुबह दिशा अपना सूटकेस पैक कर चुकी थी और उसने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे पता है बप्पा ने मुझे इस स्कूल में क्यों भेजा, ताकि मैं मुरारी जैसे घटिया आदमी का पर्दाफाश कर सकूं, और अब मैं बिना किसी से डरे ये काम करूंगी। हो सकता है वो भी मेरा पर्दाफाश कर दे, इसके लिए मुझे पहले ही तैयार होना चाहिए। उसने अपना सूटकेस पैक किया और स्कूल जाने के लिए रेडी होकर वो अपने रूम से बाहर आई, जहां अनामिका मौजूद थी और उसके साथ संदीप भी था। संदीप को देखकर दिशा ने स्माइल किया, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी उसकी स्माइल में भी साफ झलक रही थी। अचानक दिशा अनामिका के गले लग गई। ये देखकर अनामिका ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या बात है मीनाक्षी, क्या हुआ तुझे? संदीप ने हंसते हुए कहा, ये तो इस तरह आपसे गले मिल रही है मानो कल सुबह की ट्रेन चाहिए, यहां से निकल जाएंगे। ये बोलकर संदीप हंसने लगा। उसकी बात सुनकर अनामिका ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, खबरदार संदीप सर, आपने जो ऐसा कहा तो ये मेरी छोटी बहन है और मैं से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर उन्होंने दिशा को पास रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया और कहा, आज मैं तुझे गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। दिशा ने रिप्लाई किया, लेकिन मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 5 मिनट बाबा, मैं यूं गई और यूं आई। ये बोलकर वह रसोई की ओर चली गई। उनके वहां से जाने के बाद संदीप ने मुस्कुराते हुए दिशा से कहा, दरअसल अनामिका मैडम के हाथों की कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अक्सर स्कूल जाने के पहले मैं यहाँ आ जाया करता हूँ। उसकी बात सुनकर दिशा ने स्माइल कर दिया। कुछ देर में अनामिका रसोई से बाहर आ गई। उनके हाथों में कॉफी का मग था और उन्होंने वो कॉफी मग दिशा को पास करते हुए कहा, मीनाक्षी ले जल्दी से कॉफी पी ले, फिर निकल जाना स्कूल। मैं भी रेडी हो गई हूँ। आज फादर ने एक मीटिंग रखी है, हम सबको वहां बुलाया है। उनकी बात सुनकर दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, ये मीटिंग उन्होंने मेरे कहने से ही रखी है और आज मैं इस मुरारी लाल का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। संदीप ने अपनी कॉफी खत्म कर ली और दिशा और अनामिका से कहा, लेडीज मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ, आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। दिशा ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ देर में अनामिका और दिशा संदीप के साथ स्कूल के लिए निकल पड़े। और उधर रिया फोन पर कोहिनूर के फैशन डिजाइनर सारांश से बात कर रही थी। रिया ने फोन पर कहा, सारांश सर आप हिल स्टेशन के लिए सोच रहे थे ना? नैनीताल से बेस्ट कोई भी हिल स्टेशन आपको नहीं मिल सकता। सारांश का जवाब आया, रिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसके लिए हमें आर्यन सर की परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा मैडम ऑफिस में है नहीं, इसलिए सारी परमिशन हमें आर्यन सर से ही लेनी होगी और आजकल उनका मूड इतना ज्यादा खराब होता है कि मुझे नहीं लगता उन्हें इस बारे में भी बात करना चाहिए।
रिया ने तुरंत कहा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूं और मैं खुद आर्यन सर से इस बारे में बात करूंगी। सारांश ने गहरी सांस लेकर कहा, ऑल द बेस्ट। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन काट होने के बाद रिया ने खुद से बात करते हुए कहा, अब और नहीं, मैं कैसे भी करके दिशा मैडम और आर्यन सर को एक करके रहूंगी। दूसरी ओर दिशा स्कूल पहुंच चुकी थी और वो स्कूल के मीटिंग रूम में मौजूद थे जहां स्कूल की सारी फैकल्टी मौजूद थे। उनके अलावा वहां फादर डिकोस्टा भी मौजूद थे। फादर डिकोस्टा ने दिशा की ओर देखकर कहा, क्या बात है मीनाक्षी, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दिशा ने रिप्लाई किया, फादर मैं स्कूल के फंड और डोनेशन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। फादर ने कहा, हाँ कहो क्या बात है। वहां मौजूद सारे टीचर उसकी बात सुनकर हैरान थे। वहां मौजूद सुमन ने अपने अंदाज में सभी के बीच में कहा, ये लो अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। हिस्ट्री और ड्रामा टीचर अब हमें स्कूल का अकाउंट समझाएंगी। उनकी बात सुनकर दिशा का जवाब आया, मैं प्रिंसिपल सर का वेट कर रही हूं, उनके आते ही मैं सारी बात क्लियर करूंगी। उसके इतना कहते ही मुरारी हड़बड़ाते हुए मीटिंग रूम में पहुंचा और मुस्कुराकर उसने कहा, क्या बात है मीनाक्षी जी, आज सुबह सुबह आपने यहाँ हम सभी को बुलाया है। फादर को देखकर मुरारी ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। फादर ने भी स्माइल करते हुए उन्हें विश किया। मुरारी अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। फादर भी अपनी चेयर पर बैठ गए और दिशा को भी उन्होंने बैठने का इशारा किया। फादर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ना जाने पिछले कुछ सालों से हमारा स्कूल पूरी तरह से लॉस नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। वहां मौजूद मुरारी ने तुरंत कहा, फादर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, क्यों ना हम वाइल्ड एजुकेशन कमेटी से फाइन के लिए अपना एप्लीकेशन लगा दें, वो लोग जरूर हमारे स्कूल तो फाइन डोनेट करेंगे। फादर चुप थे, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। दिशा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उसने मुरारी की ओर देखकर कहा, मिस्टर मुरारी लाल, वैसे तो हमारे स्कूल को इतने फंड और डोनेशन मिले हैं कि हम इस तरह के और 2 स्कूल चला सकते हैं। उसके इतना कहते ही मुरारी घबरा गया और वो हैरान होकर दिशा को देखने लगा। वहां मौजूद फादर ने दिशा की ओर देखकर कहा, मीनाक्षी तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ताकि तुम्हारी बात सभी को समझ में आए। इस पर दिशा ने मुरारी की ओर देखा और सभी फैकल्टी के बीच में कहा, हमारे स्कूल में पिछले साल वर्ल्ड एजुकेशन से फॉरेक्स कार्ड चेक आया था, लेकिन हमारे स्कूल फंड में सिर्फ 7 लेक्स जमा किए गए हैं और बाकी के पैसे कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। दिशा की बात सुनकर सारे फैकल्टी हैरान थी। दिशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आप सभी सोच रहे होंगे मुझे इस बारे में कैसे पता चला। दरअसल अनामिका मैम अपने स्कूल के अकाउंट चेक कर रही थी, उस दौरान मेरी नज़र अकाउंट पर पड़ी, तब ये सारी गलतियां मेरी पकड़ में आए। फादर ने मुरारी की ओर देखकर कहा, मुरारी ये क्या कह रही है, स्कूल का सारा हिसाब किताब तो तुम्हारे पास होता था। फादर की बात सुनकर मुरारी ने हकलाते हुए कहा, फादर ये मीनाक्षी मैडम कैसी बातें कर रही है, मैं तो इस स्कूल की जी जान से सेवा करता हूं और आज मीनाक्षी मैडम मुझ पर ऐसे इल्जाम आप लगा रहे हैं। ये बोलकर मुरारी चुप हो गया। वहां मौजूद सुमन बीच में ही बोल पड़े, ये कल की आई हुई लड़की ऐसे कैसे मुरारी सर पर इल्जाम लगा सकते हैं। दिशा ने फादर की ओर देखकर कहा, सर मैं कोरे इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास इन सारी बातों का प्रूफ है। ये कहते हुए दिशा में टेबल पर रखा लैपटॉप ऑन किया और फादर को लैपटॉप स्क्रीन शो करते हुए बोली, ये असली अकाउंट है जिसे सालों से छुपा कर रखा गया और ये वो अकाउंट है जो हम सबको दिखाया गया। ये बोलकर वो मुरारी को घूर कर देखने लगे। मुरारी ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा, आप मुझे चोर कह रही हैं। दिशा ने जवाब दिया, मैं आपको चोर नहीं कह रही, बल्कि आप खुद को खुद की असलियत बता रहे हैं। मुरारी चिल्लाकर बोला, आप सभी इस फ्रॉड की बात पर यकीन कर रहे हैं। दरअसल ये कोई मीनाक्षी शास्त्री नहीं है। मुरारी के इतना कहते ही फादर घबरा गए और दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुरारी की बात सुनकर सारे फैकल्टी भी हैरान थी। मुरारी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, जी हाँ, ये असली मीनाक्षी शास्त्री नहीं है, ये एक बहरूपिया है जो मीनाक्षी शास्त्री का रूप धरकर हम सभी के बीच में हम सभी को बेवकूफ बना रही है। सही कहा ना मीनाक्षी जी। वहां मौजूद फादर ने मुरारी को डांट लगाते हुए कहा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम। एक तो स्कूल फंड से तुमने इतने हेरफेर कर दिए, बच्चों को जिन पैसों की जरूरत थी उन पैसों को तुमने गबन कर दिए और मीनाक्षी पर इल्जाम लगा रहे हो। उनकी बात सुनकर मुरारी बोल पड़ा, फादर मेरे पास इस बात का प्रूफ है जो मैं आप सभी के सामने दिखाना चाहूंगा। उसकी बात सुनते ही दिशा में अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर आर्यन ऑफिस पहुंच चुका था और वो अपने चेयर पर बैठकर स्क्रीन पर कुछ काम कर रहा था।
तभी वहां रिया पहुंची। रिया को देखकर आर्यन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो तुम्हारी मीटिंग में होना चाहिए। रिया ने कुछ सोचकर कहा, सर अभी फैशन वीक की विंटर कलेक्शन रिलीज होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है हमें विंटर के लिए आइडियाज लेने इंडिया के हिल स्टेशन में चलना चाहिए। आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने बगैर रिया की ओर देखे कहा, तुम फैशन वीक का डिस्कशन कर रही हो, ये फील्ड तुम्हारा है ही नहीं, फिर क्यों तुम फैशन डिस्कस कर रही हो? जाओ जाकर अपना काम देखो। ये बोलकर वो एक बार फिर अपने लैपटॉप में लग गया। रिया ने एक बार फिर अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, सर मेरा कहने का मतलब है ये फैशन वीक भी हमारा हमेशा की तरह हिट होना चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर हम इंडिया के हिल स्टेशन पर जाकर वहां के लोगों का पहनावा गौर से देखें और ठीक उससे मिलता जुलता कलेक्शन हम लॉन्च करें तो ये फैशन भी बहुत हिट होगा। उसकी बात सुनकर आर्यन कुछ सोचने लगा और उसने जवाब दिया, वैसे आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है तुम जो आइडिया दे रही है उसे तुम्हें हमारे पूरे कोहिनूर स्टाफ के सामने देना होगा। तुम्हें एक अच्छे प्रेजेंटेशन पेश करना होगा। क्या तुम उसके लिए रेडी हो? रिया ने स्माइल की और कहा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर। और उसने मन में खुद से बात करते हुए कहा, ओह अब वो दिन दूर नहीं जब आप और दिशा मैडम फिर एक साथ होंगे। और उधर दिशा आंखें बंद कर बप्पा से प्रार्थना कर रही थी, बप्पा मुझे चाहे जो भी हो जाए लेकिन फादर डिकोस्टा जैसे भले आदमी पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। मुरारी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या बात है मीनाक्षी मैडम, अपनी असलियत सुनकर आप इतनी ज्यादा डर गई कि आपने अपनी आंखें ही मूंद ली। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपती है, समझी आप? ना जाने कहां से आए हैं, कौन है, क्या सोचकर यहां हम लोगों के बीच रह रहे हैं, कौन जानता है। वहां मौजूद अनामिका मुरारी पर बर्फ पड़ी। उसने नाराज होते हुए कहा, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? मैं मीनाक्षी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की है। खैर आप जैसा लालची आदमी उसे कहाँ समझ पाएगा। मुरारी ने दिशा की ओर देखकर कहा, वाह क्या जादू कर दिया है आपने। खैर कोई बात नहीं मुरारी, जो भी बात करता है सबूत के साथ करता है और आपके खिलाफ सबूत है मेरे पास। उसके बाद सुनकर दिशा ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ले टेबल पर राखी फाइल फादर को पास करते हुए मुरारी ने कहा, देखिए फादर, इस फाइल को देखकर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फादर ने फाइल ली और ओपन की। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहां मौजूद दिशा की हार्टबीट अब भी बहुत तेज चल रही थी। फादर के ठीक पास वाली चेयर में मौजूद सुमन ने तुरंत फाइल उनके हाथ से ली और उन्होंने भी फाइल देखा। वह भी चुप थी। एक एक कर सारे फैकल्टी ने फाइल देखे लेकिन सारे लोग चुप थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आखिरी में वह फाइल संदीप के हाथ में गई। संदीप ने जैसे ही फाइल ओपन की वह जोर से हंसने लगा और मुरारी की ओर फाइल दिखाकर उसने कहा, मैंने तो सोचा था मुरारीलाल आप बहुत ऊंची चीज है, लेकिन हरकतें तो आपने बहुत छोटी वाली कर दी। उसकी बात सुनकर मुरारी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। दिशा भी हैरान थी। दोस्तों आखिर ऐसा क्या था उस फाइल में जिसे देखकर सारी फैकल्टी चुप थी लेकिन संदीप हंस रहा था। दिशा हैरान होकर संदीप की ओर देख रही थी। फाइल देखकर उसका यूं हंसना दिशा को समझ नहीं आ रहा था और ऐसा ही कुछ हाल मुरारी का भी था। वह भी हैरानी भरी नजर से संदीप को देख रहा था। संदीप ने फाइल मुरारी के सामने शो करते हुए कहा, इसमें तो सिर्फ पूरे पन्ने हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। क्या आप हम सब प्रकृति के साथ प्रेम कर रहे हैं मुरारी जी? संदीप के इतना कहते ही मुरारी हैरान होकर तुरंत वह फाइल देखने लगा और उसने खुद से बात करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुरारी ने अपने हाथों से इसमें वह पेपर लगाए थे जिसमें असली मीनाक्षी शास्त्री के सिग्नेचर थे। ये सोचकर वो सभी की ओर देखने लगा। दिशा भी ये देखकर हैरान थी। मुरारी में फादर की ओर देखकर कहा, फादर ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसे पता है मैं इसकी असलियत जानता हूँ, इसलिए यह मुझे यहाँ से हटाने के लिए ये सब चाल चल रही है। आप लोग इनकी बातों में मत आइएगा। मुरारी जोर जोर से चिल्ला रहा था और सभी टीचर हैरान होकर उसे देख रहे थे। मुरारी ने तुरंत कहा, अच्छा इस फैकल्टी में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मैंने यहाँ सच्चे मन से बच्चों की सेवा की है? ये बोलकर मुरारी ने खुद अपना हाथ रेस किया और सभी की ओर देखने लगा। सुमन मैडम के अलावा वहां किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया था। फादर अपनी चेयर से उठकर खड़े हुए और उन्होंने मुरारी की ओर देखकर कहा, बहुत हुआ, बहुत तमाशा कर लिया तुमने और बहुत तमाशा देख लिया हमने। तुम्हें शर्म नहीं आई अनाथ बच्चों का पैसा हजम करते हुए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सचमुच तुमने ऐसा किया है। मुरारी ने तुरंत कहा, फादर मुरारी ऐसा कर ही नहीं सकता। फादर ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, मुरारीलाल इसके पहले मैं पुलिस को फोन करो, तुम खुद यहाँ से चले जाओ। तुमने हमारे विश्वास का भरोसे का खून किया है, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते।
बोलकर फादर ने दिशा की ओर देखा और कहा, मीनाक्षी, हमारे स्कूल को तुम्हारी जैसी होनहार और बहादुर लड़की की बहुत जरूरत है। अगर तुम अकाउंट चेक नहीं करती तो हम कभी मुरारी की नीयत का पता नहीं लगा पाते। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, यहाँ के बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच माय चाइल्ड, बोलकर फादर ने दिशा के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। एक एक कर सारे टीचर्स वहां से उठकर जाने लगे, लेकिन मुरारी अब भी वहीं मौजूद था और वह दिशा को घूर कर देख रहा था। दिशा भी अपनी फाइल उठाए और वहां से जाने लगे। मुरारी ने उसके पास जाकर कहा, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने तो बहुत ऊंचा खेल खेल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुरारी इस स्कूल से जा रहा है, लेकिन मुरारी का शहर यही है, नैनीताल, याद रखेगा। दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बगैर कुछ बोले चली गई। उसके वहां से जाने के बाद मुरारी एक बार फिर फाइल को देखने लगा और बोला, आखिर वो पेपर गए कहाँ? दूसरी ओर रिया मीटिंग रूम में मौजूद थी। उनके अलावा वहां कोहिनूर कंपनी का डिजाइनर सारांश, सोना और कुछ स्टाफ भी थे। आर्यन अपनी चेयर पर पहले से बैठे हुए थे। रिया वहां लगे प्रोजेक्टर पर सभी को अपनी बात समझा रही थी। वो कह रही थी, अगर हम इंडियन विंटर कलेक्शन लाना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर नैनीताल जाकर वहां के लोगों का पहनावा देखना चाहिए, और अगर हम उनके पहनावे से इंस्पायर होकर कलेक्शन लेकर आए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यह एक ही यूनिक आइडिया है। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद राशि तुरंत बोल पड़ी, बहुत बकवास आइडिया है तुम्हारा, और वैसे भी तुम इस कंपनी में सिर्फ आर्यन की सेक्रेटरी हो और तुम्हें कोई हक नहीं है फैशन के बारे में डिस्कस करने का, समझे तुम? उसके इतना कहते ही वहां मौजूद आर्यन बीच में बोल पड़ा, रिया तुम अपनी बातें कंटिन्यू करो, यहाँ का डायरेक्टर मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा किसे क्या करना है, प्लीज कंटिन्यू। रिया ने थैंक यू सर कहा और आगे अपनी बात करते हुए कहा, और अगर हमारी फैशन टीम खुद नैनीताल जाकर वहां के लोगों को ऑब्जर्व करे तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सोना ने खुश होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मुझे तुम्हारा ही आइडिया पसंद है। वहां मौजूद कुछ स्टाफ में भी रिया के एक सजेशन पर हामी भरी। सारांश ने खुश होकर कहा, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आर्यन ने लास्ट में कहा, जब सारे लोग रेडी हैं तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। वो अपनी चेयर जोड़कर खड़ा हो गया और उसने रिया की ओर देखकर कहा, तुम कंपनी की फैशन टीम के साथ नैनीताल चली जाना, ओके? ये बोलकर आर्यन कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रिया मन में सोचने लगी, मेरे अकेले के जाने से क्या होगा, नैनीताल तो आपको चलना होगा सर। और उधर दिशा संदीप के साथ स्कूल के कैंटीन में मौजूद थे। वो दोनों चेयर पर बैठे हुए थे और कॉफी पी रहे थे, लेकिन दिशा कहीं घूम थी। वो मन में सोच रही थी, मैं असली मीनाक्षी शास्त्री नहीं हूं। इस बात का सॉलिड प्रूफ मुरारीलाल के पास था, उसने मुझे वह ग्रुप को दिखाया था, लेकिन वो फाइल कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? वो सोच ही रही थी कि संदीप ने मुस्कुरा कर कहा, वो फाइल गुम नहीं हुई बल्कि गुम कर दी गई, मैंने उस फाइल को घूम कर दिया था। संदीप के इतना कहते ही देश अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ा कर संदीप को देखने लगी। संदीप ने अपने जैकेट से कुछ पेपर निकाले और दिशा को पास करते हुए कहा, ये देखिए, आप इन्हीं पेपर के बारे में सोच रही थी ना? दिशा में तुरंत वो पेपर लिया और देखने लगी। फिर संदीप ने मुस्कुराकर दिशा की ओर देखा और कहा, उस दिन मैंने मुरारी लाल की सारी बातें सुन ली थी। मैंने सुना था वह आपसे जोर जोर से कह रहा था कि आपका फ्यूचर उसके हाथ में है। किस फाइल में आपका फ्यूचर है? मुझे उसके कहने के अंदाज से समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, और आप जैसी अच्छी लड़की का फ्यूचर ऐसे घटिया आदमी के हाथ में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने मौका देखकर पेपर हटा दिए। दिशा अब भी हैरानी भरी नजर से संदीप को देख रही थी। संदीप ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने ये पेपर नहीं पढ़े हैं क्योंकि यह आपका फ्यूचर है और मेरा कोई हक नहीं है आपका फ्यूचर पढ़ने का, क्योंकि मेरा खुद का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद है। ये बोलकर संदीप हंसने लगा। दिशा में भी स्माइल किया और उन पेपर तो उसने अपने हैंडपर्स में डाल दिया और संदीप जी और देखकर बोली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। उन दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहां फादर पहुंचे। फादर ने दिशा को देखकर कहा, वेरी गुड, तुम नहीं जानते आज तुमने कितना बड़ा काम किया है। फादर को अपने सामने देखकर दिशा और संदीप अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए। फादर ने दिशा की ओर देखकर कहा, आज से अकाउंट का सारा काम तुम देखोगी। तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट और ईमानदार लड़की के हाथों में हमारे स्कूल का अकाउंट होना चाहिए। ये कहते हुए फादर ने कुछ फाइल्स दिशा के हाथ में दे दे। थैंक यू सो मच फादर, बोलकर दिशा में वो फाइल ले ली। फादर संदीप और दिशा की ओर देखकर कहा, नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल में चैरिटी शो होना है, तो सारी तैयारियां आप दोनों को ही देखनी है। जी, हमारा ये शो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? ये बोलकर फादर संदीप और दिशा को देखने लगे।
दिशा ने हाँ मैं सर हिला दिया। फादर ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद संदीप ने दिशा को देखकर कहा, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चलिए मैडम, हमें तो की तैयारियां भी करना है। और उधर आर्यन अपने केबिन में मौजूद था। वहां रिया पहुंची। वहां पहुंचकर रिया ने आर्यन से कहा, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके ऐसा कहते हैं। आर्यन ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, क्या कहना चाहती हो तुम। रिया ने जवाब दिया, सर मैं अकेले नैनीताल कैसे जा सकती हूँ, मैं उन्हें कैसे विशन कर सकती हूँ, मैं अकेली नहीं जा सकती। उसके इतना कहते ही आर्यन का जवाब आया, जब तुम आइडिया दे सकती हो तो नैनीताल जाने में क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें हमने इतना बड़ा काम दिया है। रिया ने तुरंत कहा, सर नैनीताल आपको चलना चाहिए, वहां जाकर आप अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं और आपको पता है ये फैशन वीक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नैनीताल का नाम सुनते ही आर्यन की आंखों के सामने एक बार फिर दिशा और आशीष की वही करीबा घूमने लगी जो उसने उस होटल में देखी थी। आर्यन कहीं गुम होने लगा। रिया ने एक बार फिर तेज करते हुए कहा, प्लीज सर, अगर हम यहाँ फेल हुए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी सुनने में आया है कि अदर कंपनियां कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाली है, तो फिर कोहिनूर कंपनी कैसे पीछे हो सकती है। रिया की बात सुनकर आर्यन का ध्यान टूटा और उसने नाराज होकर कहा, रिया तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मैं नैनीताल नहीं जा सकता, समझ गई तुम। दूसरी ओर दिशा और संदीप ऑडिटोरियम में पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही काफी स्टूडेंट्स मौजूद थे। दिशा ने सभी स्टूडेंट्स की ओर देखकर कहा, जैसा कि आप सभी को पता है नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल का चैरिटी शो होना है और यह हमारे स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कोई अच्छा ड्रामा रेडी करना होगा। ये सुनकर स्टूडेंट्स ने दिशा से कहा, मैडम हम सुपरमैन का ड्रामा शो कर सकते हैं, और स्टूडेंट के इतना कहते ही वहां मौजूद क्लास के दूसरे बच्चे हंसने लगे। दिशा में भी स्माइल कर दिया। दिशा के साथ मौजूद संदीप ने उसे स्टूडेंट की ओर देखकर कहा, और कुछ अच्छा सोचो, एक बार हमारे स्कूल का ड्रामा हो तो सारे लोगों से याद रखें। ऐसा कुछ सारे लोग सोचने लगे। दिशा में स्टूडेंट्स की ओर देखकर कहा, क्यों ना हम रोमियो एंड जूलियट का ड्रामा प्रेजेंट करें, ये कैसा रहेगा। उसके इतना कहते हैं वहां सुमन पहुंची और उसने पहुंचकर कहा, राधे श्याम, ये कोई ड्रामा है, रोमियो जूलियट। उनसे वहां आते हैं। सारे लोग चुप हो गए। सुमन ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचे और वहां पहुंचकर उसने दिशा को समझाते हुए कहा, मीनाक्षी मैडम, ड्रामा ऐसा करवाइए जिसमें बच्चों को कोई अच्छी सीख मिलती है, जैसे एकलव्य का, सती अनुसुईया का ड्रामा, ऐसा कुछ। ये क्या है रोमियो एंड जूलियट, इसमें तो सिर्फ बच्चे बिगड़ना ही सीखेंगे। उनके इतना कहते ही दिशा ने तुरंत उन्हें रिप्लाई किया, मैडम यही सोच तो हमें बदल नहीं है। रोमियो एंड जूलियट कोई खराब कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वह लोग तो सच्चे प्यार की निशानी है। दिशा कितना कहते हैं। संदीप भी दिशा से साइड लेते हुए बोला, जी हाँ मैं भी इस बात से एडिट करता हूँ। उसकी बात सुनकर सुमन में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ मेरे रहते से स्कूल में रोमियो एंड जूलियट का नाटक कैसे होता है। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उनके वहां से जाने के बाद संदीप ने दिशा की ओर देखकर कहा, सुमन मैडम से स्कूल में कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन आप हैं जो उनसे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। दिशा हंसने लगी और उधर सुमन बड़बड़ करती हुई स्टाफ रूम में पहुंची, जहां मुरारी सारे टीचर से विदा ले रहा था। सुमन बड़बड़ा रही थी, ना जाने यह मीनाक्षी शास्त्री खुद को समझती क्या है, जब से आई है थोड़ा स्कूल सर पर उठा रखा है। उसने उसकी आवाज जैसे ही मुरारी तक पहुंची, मुरारी तुरंत सुमन के पास पहुंचा और उसने कहा, क्या बात है मैडम, क्या कर दिया अब इस मीनाक्षी शास्त्री ने। सुमन ने सारी बात मुरारी को बताई। वहां मौजूद फैकल्टी भी सुमन की बात सुन रहे थे। मुरारी ने तुरंत सुमन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सचमुच सुमन जी, आपके कितने उच्च विचार हैं, और एक यह मीनाक्षी शास्त्री पहुंच गई है हर अच्छी बात को खराब करने। बल्कि मैं तो कहता हूं आप सभी टीचर को एकमत होकर काम करना चाहिए, वरना देखा नहीं मेरे जैसे अच्छे इंसान को उस मीनाक्षी शास्त्री ने कैसे जॉब से हटवा दिया। इसलिए अब आप सभी टीचर को मीनाक्षी के खिलाफ है यूनिटी बनाकर रखना चाहिए, ताकि अब वो कोई गंदा खेल ना कर सके जैसे उसने मेरे साथ किया। मुरारी के इतना कहते ही सुमन ने कुछ पूछते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम अभी उसकी कंप्लेंट फादर से करते हैं। ये बोलकर तो मन सारे टीचर्स को लेकर फादर के पास चली गई, और उनके जाने के बाद मुरारी ने खुद से बात करते हुए कहा, मीनाक्षी शास्त्री जी, मुरारी लाल से पंगा लिया है आपने। दूसरी ओर आर्यन रिया को डांट रहा था। वो चिल्ला कर कह रहा था, खबरदार, जो मुझे तुमने नैनीताल जाने के लिए कहा। तो रिया भी अपनी जिद पर थी। रिया ने कहा, सर लेकिन आप नैनीताल क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है वहां नहीं जाने की। आर्यन ने उसे डांट लगाते हुए कहा, तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली।
बस कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। रिया अब भी आर्यन के केबिन में मौजूद थी और आर्यन की तेज आवाज सुनकर हमेशा की तरह डर जाने वाली रिया भी आज अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसे भी जिद थी दिशा और आर्यन को करीब लाने की। आर्यन उस पर बरसते हुए बोला, खबरदार, जो मुझे नैनीताल जाने के लिए कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम। अब जाओ यहाँ से, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा सर मत खाओ। ये बोलकर आर्यन अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगा। उसके इतना कहते हैं रिया भी अपनी आवाज थोड़ी सख्त करती हुई बोली, सर आपने नैनीताल क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? रिया की बात सुनकर आर्यन ने उसे घूर कर देखा और गुस्सा करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है। रिया तुरंत बोल पड़ी, सर अगर आप नैनीताल नहीं गए तो ये मानकर चलिए कि हमारा फैशन वीक फ्लॉप हो जाएगा। और अगर फैशन वीक फ्लॉप हुआ तो सारे लोग जो सोचते हैं कि दिशा मैडम के बगैर कोहिनूर कंपनी कोई नहीं संभाल सकता, उनकी कही बातें सच हो जाएंगी। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद नैनीताल जाएं और मटेरियल का सुपरविजन करें, क्योंकि मैं आइडिया दे सकती हूँ लेकिन विजन करना, फैब्रिक सेलेक्ट करना वो मुझसे नहीं हो पाएगा। रिया ने आंखें बंद कर सारी बातें एक साथ में कह डाली। उसकी बात सुनने के बाद आर्यन कुछ सोचने लगा। उसे देखकर रिया ने मन में सोचा, वेरी गुड रिया, प्लान इज वर्किंग। फिर उसने धीरे से आर्यन को समझाते हुए कहा, प्लीज सर, मैं कोहिनूर कंपनी को पीछे होते नहीं देख सकते, चलिए और फैशन वीक को फ्लॉप होने से बचा लीजिए। आर्यन ने गहरी सांस ली और कुछ सोचकर कहा, ठीक है, हमारी फैशन टीम कल सुबह ही नैनीताल के लिए निकल जाएगी, ओके। रिया ने स्माइल किया और हाँ में सर हिला दिया, थैंक यू सो मच सर। ये बोलकर वो खुश होकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन ने खुद से बात करते हुए कहा, बार बार मुझे जिंदगी ऐसे मोड़ पर चली आती है जहां दिशा की यादें मुझ तक पहुंच ही जाती है, ना जाने ऊपर वाला मुझसे क्या चाहता है। और उधर दिशा स्कूल के ऑडिटोरियम में सारे बच्चों का प्ले के लिए ऑडिशन ले रही थी, उसके साथ संदीप भी मौजूद था। दिशा ने एक एक कर सारे स्टूडेंट्स से रोमियो और जूलियट के रोल का ऑडिशन ले रही थी कि तभी वहां ऑडिशन के लिए ज्योति भी पहुंची और उसने दिशा की ओर देखकर कहा, जो हमेशा ही लीड रोल करती है, इसलिए जूलियट तो सिर्फ जो ही बनेगी। उसकी बात सुनकर दिशा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं ज्योति, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम जूलियट का रोल करने में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें भी बाकी गर्ल्स की तरह ऑडिशन देना होगा। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां सुमन फादर और फैकल्टी को लेकर पहुंच गई और उन सब को देखकर दिशा अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। फादर जैसे ही उनके करीब पहुंचे, संदीप भी अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ। फादर ने दिशा के पास आकर कहा, मीनाक्षी, सुमन मैडम को तुमसे शिकायत है। दरअसल उनका मानना है कि तुम रोमियो एंड जूलियट का प्ले बच्चों से करवाने वाली हो। दिशा हैरान होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फादर ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और सुमन मैडम का कहना है कि ये प्ले अश्लील है। उन सभी की बातें चल रही थी और ऑडिटोरियम के बाहर मुरारी लाल चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहा था और वहां खड़ा होकर वो खुद से कह रहा था, मीनाक्षी जी, अब आप क्या कहेंगे? आप तो मैंने जाते जाते एक तगड़ी तो मार ही दे। फिर वो उन लोगों की बातें सुनने लगा। दिशा ने फादर की बात सुनकर कहा, फादर, रोमियो एंड जूलियट तो सच्चे प्यार की कहानी है। इसमें प्रेम का एहसास है, प्रेम का वजूद समझाया गया है। अगर ये प्ले अश्लील हुआ तो फिर प्रेम भी अश्लील कहलाएगा। हम भी तो अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो फिर उसे आप क्या कहेंगे? और फादर, आपने ही तो हमें सिखाया है कि प्रेम में ईश्वर वास करते हैं, तो फिर रोमियो और जूलियट अश्लील कैसे हो सकते हैं? ये तो मैं समझ नहीं पाए। ये फादर को देखने लगे। फादर दिशा की बात सुनकर स्माइल कर रहे थे और वहां मौजूद सुमन मन में सोच रही थी। इस लड़की ने फिर एक नया आंसर तैयार कर लिया। सुमन ने बीच में ही दिशा की बात काटते हुए कहा, तो रोमियो एंड जूलियट का ही प्रेम क्यों दिखाना? अरे भाई, प्ले करना ही है तो सती सावित्री का हो, राम लक्ष्मण का हो, लेकिन ये रोमियो एंड जूलियट का क्यों? उनके इतना कहते ही दिशा तुरंत बोल पड़ी, सती सावित्री का भी उनके पति के लिए प्रेम ही था जो यमराज से उनके पति के प्राण वापस खींच लाया। राम लक्ष्मण के रोल में भी सीता के प्रति राम का प्रेम ही था जो लंका भेद गया। अगर हम राधा कृष्ण की बात करें तो उनके बीच भी एक पवित्र प्रेम है। हर जगह प्रेम को पवित्र कहा गया है, तो फिर रोमियो एंड जूलियट के प्रेम को अश्लील कहना कहां तक सही है? आप ही बताइए। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स जोरदार तालियां बजाने लगे। फादर ने सुमन की ओर देखकर कहा, मैं तो मीनाक्षी की बात से एग्री करता हूं। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन के साथ मौजूद कुछ फैकल्टी ने भी दिशा की बात पर अपनी सहमति जताई और वहां से चले गए। फादर भी वहां से जा चुके थे। सुमन ने दिशा घूर कर देखा और फिर वहां से चली गई।
उसके जाने के बाद संदीप ने हंसते हुए दिशा से कहा, मीनाक्षी मैडम आपकी बहादुरी माननी पड़ेगी। मैं तो सुमन मैडम की शेर जैसी आंखों को देखकर डर जाता हूं और भीगी बिल्ली बन जाता हूं, लेकिन एक आप हैं जो डटकर उनका सामना करती है। दिशा स्माइल करने लगे, फिर उसने सारे स्टूडेंट्स की ओर देखकर कहा, चलो बच्चों हम ऑडिशन करने वाले हैं। एक एक कर सभी ने अपने अपने डायलॉग स्टेज पर आकर कहे। सभी का डायलॉग सुनने के बाद दिशा में संदीप के साथ डिस्कस किया और कहा, रोमियो के रोल के लिए हमने यश को सेलेक्ट किया है और जूलियट के रोल के लिए हमें जैस्मिन पसंद है। दिशा के इतना कहते ही वहां मौजूद ज्योति बीच में ही बोल पड़ी, मीनाक्षी मैडम ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। हर साल लीड रोल सिर्फ जो ही करती है, लेकिन आपने जो को हटाकर किसी और को ले लिया, ये आपने ठीक नहीं किया। इस पर दिशा ने तुरंत कहा, देखो ज्योति। ज्योति ने कोई रिप्लाई नहीं किया और गुस्सा होकर ऑडिटोरियम से बाहर चली गई। और उधर सुमन भी स्टाफ रूम में बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। पता नहीं ये मीनाक्षी खुद को समझती क्या है, कल की आई हुई लड़की और सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। तभी मुरारी वहां पहुंचा और उसने अपने अंदाज में कहा, नमस्कार सुमन जी, अब मैं चलता हूं, मेरा अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। सुमन ने भी हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार सर। मुरारी ने कुछ सोचकर आज अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आप जैसे उच्च विचार वाली टीचर की इस स्कूल में हमेशा जरूरत रहेगी, लेकिन इस मीनाक्षी से आप बचकर रहिएगा। देखिए मेरे जैसे उच्च विचार वाले प्रिंसिपल को भी इसमें हटवा दिया, अब अगला नंबर कहीं आपका भी ना हो। चलता हूं जी। ये बोलकर उसने एक बार फिर सुमन के सामने अपने हाथ जोड़े और वहां से चला गया। और उधर दिशा ने अपनी क्लास खत्म कर स्कूल से घर आ चुकी थी। जैसे ही घर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाए। दरवाजा अनामिका ने खोला। दिशा को देखकर उसने स्माइल किया और दिशा घर के अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। अनामिका भी उसके करीब वाले सोफे पर बैठ गई और उन्होंने कहा, मीनाक्षी सचमुच तुझे अकाउंट का कितना ज्यादा नॉलेज है। आज तेरी वजह से कितने बच्चों का फ्यूचर खराब होने से बच गया, वरना फादर तो स्कूल बंद करने की सोच रहे थे। सचमुच यू आर अ जीनियस, तुझे ऊपर वाले ने इन गरीब बच्चों का मसीहा बनाकर भेजा है। दिशा ने जवाब में स्माइल कर दिया। अगली सुबह 11 बजे आर्यन, रिया और सारांश के साथ नैनीताल पहुंच चुका था और उनकी कार नैनीताल की खूबसूरत ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चढ़ती चली जा रही थी। रिया ड्राइवर के पास वाली सीट पर मौजूद थी और सारांश आर्यन के साथ पिछली सीट पर मौजूद था। सारांश आर्यन को अपना लैपटॉप ओपन कर कुछ डिजाइन्स दिखा रहा था और रिया मन में सोच रही थी, बस कुछ घंटे की बात और है, अब दिशा मैडम और आर्यन सर को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये सोचकर स्माइल कर रही थी। रिया ने खुद से बात करते हुए कहा, ये सारांश तो आर्यन सर को अपने साथ लैपटॉप में बिजी करके रखा हुआ है। अगर आर्यन सर खूबसूरत वादियों को नहीं देखेंगे तो उन्हें अपने प्यार का एहसास कैसे होगा। ये सोचकर रिया में बीच में ही अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आर्यन सर देखिए ना कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, सचमुच कितनी खूबसूरती है उस जगह में, आई लव दिस। उसकी आवाज ने आर्यन का ध्यान अपनी ओर खींचा। आर्यन ने एक हल्की नजर गाड़ी के विंडो के बाहर डाले और वो खूबसूरत कोहरे वाली नेचर की खूबसूरती उसे दिशा की याद दिलाने लगी और वो मन में सोचने लगा, ऐसे ही एक खूबसूरत पहाड़ों के बीच तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी जब उसने मुझे एक फौलाद में बदल दिया था। ये सोचकर वो अनजाने में ही स्माइल करने लगा और तभी रिया ने आर्यन से कहा, सर प्लीज मुझे ये एक सेल्फी लेनी है, यहाँ गाड़ी रुक जाए ना। सारांश रिया को डांटते हुए बोला, तुम यहाँ सेल्फी लेने आए हो या काम करने। रिया ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ये खड़ूस पूरा प्लान चौपट करके ही रहेगा। उसने फिर से कहा, आर्यन सर प्लीज यहाँ गाड़ी रुकवा आइए ना, देखिए वहाँ कितना खूबसूरत चर्च है, मैं एक बार गॉड से प्रे करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आर्यन ने ड्राइवर को बोलकर साइड में गाड़ी रुकवा दी और रिया गाड़ी से उतर गई। उसने गाड़ी में बैठे आर्यन से कहा, सर प्लीज आप भी चर्च आइए ना। आर्यन का जवाब आया, तुम चर्च होकर आओ, मैं सारांश के साथ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर बोलकर वो चर्च में पहुंची। उस चर्च को देखकर रिया खुद से बात करती हुई बोली, गॉड दिशा मैडम के करीब तो मैं आ चुकी हूँ, बस आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। यही एड्रेस था उस कोरियर में। दिशा मैडम यही मीनाक्षी शास्त्री बनकर जॉब कर रही है, पर मैं यहाँ किससे पूछूं। वो चर्च के पिछले हिस्से की ओर चली गई जहां स्कूल था। दिशा मैडम की नई दुनिया ये है। तभी वहां संदीप पहुंचा। संदीप को देखकर रिया ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मीनाक्षी शास्त्री यही जॉब करती है। इस पर संदीप ने कहा, जी हाँ, लेकिन आप। रिया ने कहा, जी मैं उनकी दोस्त, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। संदीप ने कहा,
मीनाक्षी मैडम अभी अभी अपने घर के लिए चली गई है, अगर आप चाहे तो मैं आपको उनके घर लेकर चल सकता हूँ। रिया ने कुछ सोचकर कहा, दरअसल मैं सालों बाद अपने दोस्त से मिलना चाहती हूँ और उससे मिलकर सरप्राइज करना चाहती हूँ, इसलिए। संदीप ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, ओके ओके समझ गया मैं, तो फिर मीनाक्षी मैडम हर शाम ठीक 7 बजे चर्च में कैंडल जलाने आते हैं, आप वहां उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। इस पर रिया के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, जी जरूर मैं यही करूंगी, थैंक यू सो मच। ये बोलकर रिया वहां से चली गई और उसने अपने हाथ में पहने घड़ी में समय देखा। दोपहर के 4 बजे बज रहे थे। उसने खुद से बात करते हुए कहा, बस कुछ ही घंटों की तो बात है, गॉड के सामने आर्यन सर और दिशा मैडम की मुलाकात होगी और उनके प्यार पर गॉड की मुहर लगेगी। ये सोचकर वो वहां से चली गई। दूसरी ओर दिशा घर पर अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे रही थी। फिर उनमें से एक स्टूडेंट पर दिशा की ओर देखकर कहा, मैडम मैं भी आपकी तरह स्मार्ट बनना चाहती हूँ और ऑलराउंडर होना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्यों, तुमसे किसने कहा कि मैं स्मार्ट हूँ? उस स्टूडेंट का जवाब आया, मुझे सब पता है, आप हमारे स्कूल को बंद होने से बचा लिया और अगर आप ना होते तो शायद स्कूल बंद हो जाता। जवाब में दिशा ने स्माइल कर दिया और कहा, उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके चलो अभी बाकी की पढ़ाई कल करेंगे, मुझे चर्च जाना है कैंडल जलाने। उस स्टूडेंट ने दिशा की ओर देखकर कहा, मैडम मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। दिशा ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों घर से चर्च के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर रिया आर्यन के साथ ट्रेड वर्क हाउस में मौजूद थे, जहां उनके साथ सारांश भी मौजूद था। वहां सारांश ट्रेड क्वालिटी चेक कर रहा था और उसने आर्यन को देखकर कहा, सर यहाँ ट्रेड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ ऑर्डर देना चाहूंगा। आर्यन ने हाँ में सर हिला दिया कि तभी वहां मुरारी पहुंचा और उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, नमस्कार सर, हम ही हैं मुरारी लाल और ये वर्क हाउस भी हमारा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, मुरारी लाल जी हम आपके वर्कशॉप में ऑर्डर कंफर्म करना चाहते हैं। मुरारी ने आर्यन की ओर देखकर कहा, आइए हम हमारे केबिन में चलकर बात करते हैं। आर्यन ने सारांश की ओर देखकर कहा, तुम क्वालिटी देखो, मैं मुरारी लाल जी से बात करता हूँ। रिया ने अपने हाथ में बंधे घड़ी में समय देखा और उसने खुद से बात करते हुए कहा, अगर सर इस मुरारीलाल से बात करने लग गए तो दिशा मैडम से कैसे मिलेंगे? रिया ने आर्यन की ओर देखकर कहा, सर हमें चर्च चलना चाहिए, गॉड से प्रे करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आर्यन ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं यहाँ बिजनेस डील में लगा हूँ, एनीवेज तुम जाओ और गॉड से प्रे करो कि मैं फिलहाल बिजी हूँ। ये बोलकर आर्यन मुरारी के साथ उसके केबिन में चला गया। वहां पहुंचकर मुरारी ने आर्यन से कहा, सर हम आपको सस्ते में माल दिलवा देंगे, बस आप हमारा ख्याल करिएगा। उसकी बात सुनकर हाँ आर्यन बोला, मैं कुछ समझा नहीं मुरारी लाल जी, आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी बात सुनकर मुरारी ने कहा, बड़ी ऊंची चीज है, हम अगर एक बार किसी की मदद करने में आ जाए तो करके ही दम लेते हैं। आर्यन ने कहा, देखिए मुरारी लाल जी आप वक्त जाया ना करें, खुलकर बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मुरारी अपने अंदाज में बोल पड़ा, सर जी क्यों ना आप डायरेक्ट हमसे डील कर लीजिए, कारीगर से डील करने की जरूरत नहीं है आपको, हम आपको आधे रेट में सामान दिलवा देंगे, आपका भी भला हमारा भी भला। आर्यन ने कुछ सोचा और थोड़ा नाराज होकर कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने तो हम जैसे बिजनेसमैन की डायरेक्ट मीटिंग कारीगर से फिक्स की है, फिर बीच में आप जैसे दलाल कहां से आए, यह मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसकी बात सुनकर मुरारी भी थोड़ा नाराज हो गया और उसने चिढ़कर कहा, देखिए साहब अगर हम काम बना सकते हैं तो काम बिगाड़ भी सकते हैं। उसके इतना कहते ही आर्यन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और नाराज होते हुए बोला, धमकी देते हो, मुझे धमकी दे रहे हो आर्यन जिंदल को? मुरारी ने आर्यन से अपना कॉलर छुड़ा लिया और कहा, सर आप खामखा नाराज हो रहे हैं। आर्यन ने मुरारी को घूर कर देखा और कहा, गलत किया तुमने, बहुत गलत। ये बोलकर आर्यन वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मुरारी ने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया और फोन पर बात करने लगा। और फोन कट होने के बाद उसने खुद से बात करते हुए कहा, मिस्टर आर्यन जिंदल, मुरारी के गिरेबान में हाथ डालने की सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। और उधर दिशा कैंडल जलाकर घर के लिए वापस लौट रही थी कि तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो कि पैदल ही कहीं चला जा रहा था। आर्यन को देखकर दिशा के चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई और बहुत खुश हो गई। फिर अचानक उसके कानों में आर्यन की कही वही कड़वी बातें गूंजने लगी। आर्यन को देखकर दिशा पेशोपेश में थी कि तभी वहां एक वैन आकर रुकी और उनमें से बहुत सारे लोग हाथ में हॉकी स्टिक लेकर उतरे।
और आर्यन पर उन्होंने एक साथ मिलकर हमला बोल दिया। दूर खड़ी दिशा ये देखकर घबरा गए और वह अकेले ही भागकर वहां पहुंचे और उसने बिना डरे वहां उन लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। दिशा की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। अचानक दिशा को लोगों के साथ सामने देखकर वो लोग उसी वेन में वापस बैठकर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद दिशा की नजर आर्यन पर पड़ी जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सर से ढेर सारा खून बह रहा था। ये देखकर दिशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, समबडी हेल्प प्लीज हेल्प। आर्यन बेहोश हो चुका था और दीक्षा उसके पास मौजूद थी। दिशा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, प्लीज हेल्प मी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने आर्यन को हॉस्पिटल पहुंचाया और दिशा भी आर्यन के साथ में मौजूद थे। वो पूरे रास्ते जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आर्यन प्लीज अपनी आंखें खोलो, आर्यन आर्यन प्लीज। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और रिसेप्शन में जाकर दिशा ने हड़बड़ा कर कहा, मैडम मुझे मेरे हस्बैंड को एडमिट करना है, वो बहुत बुरी तरह जख्मी है। वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ठीक है आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्म दिशा को पास कर दिया। उस फॉर्म में दिशा में अपने ओरिजिनल सिग्नेचर कर दिए और हड़बड़ा कर उसने कहा, अब जल्दी मेरे हस्बैंड को एडमिट कीजिए और उनका ट्रीटमेंट चार्ट करवाइए। आर्यन को ओटी में ले जाया जा चुका था और दिशा ओट के बाहर लगे बेंच पर बैठे हुई थी और उसे बार बार आर्यन के साथ बिताए अपने खूबसूरत पल याद आ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने खुद से बात करते हुए कहा, आर्यन बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। दूसरी ओर रिया मुरारी लाल के वर्कशॉप पहुंची। मुरारी ने जैसे ही रिया को देखा उसने मन में सोचा, लगता है इसे इसके बॉस के बारे में नहीं पता चला है। मुरारी भैया के पास पहुंचा और उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदले हुए थे। वहां पहुंचकर उसने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, अरे मैडम जी आपके आर्यन जिंदल सर तो अस्पताल में एडमिट है। उसकी बात सुनकर रिया परेशान हो गई और उसने परेशान होकर कहा, क्या हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या हो गया उन्हें? मुरारी ने अपने अंदाज में कहा, क्या बताएं रिया जी, ना जाने आर्यन सर के नैनीताल में आते ही कौन से दुश्मन बन गए जो उन पर हमला बोल दिए। ये तो खैर बनाए हमारे व्यापारी भाइयों का जिन्होंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। रिया काफी घबरा गई और वह कुछ सोचने लगी। मुरारी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, जी हमारी व्यापारी भाइयों ने नैनीताल के सबसे अच्छे हॉस्पिटल लाइफ केयर में उन्हें एडमिट कराया है। ये सुनकर रिया ने हाँ में सर हिलाया और तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुरारी ने खुद से बात करते हुए कहा, अरे भाई आर्यन सर को तो सजा मिलनी ही थी। उन्होंने मुरारी लाल के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत जो की थी, बड़ी ऊंची चीज है मुरारी लाल। और उधर अनामिका अपने घर पर मौजूद थी और वो दिशा के घर ना पहुंचने की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। अनामिका के साथ दिशा के कुछ स्टूडेंट्स और संदीप भी मौजूद थे। अनामिका ने परेशान होते हुए कहा, इस लड़की को ना जाने मोबाइल से क्या दुश्मनी है, मोबाइल साथ में रखती ही नहीं है। रे भाई नए शहर में कहाँ है, किसके साथ है, कम से कम इन्फॉर्म ही कर देती तो हमें तसल्ली हो जाती। ये सोचकर वो परेशान होने लगी। वहां मौजूद दिशा के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने कहा, मैम आप परेशान मत होइए, मीनाक्षी मैडम घर आ जाएंगे जरूर, वो किसी की मदद कर रही होंगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद संदीप स्माइल करने लगा और उस स्टूडेंट से उसने कहा, बहुत कम वक्त पर बहुत अच्छी तरह से तुम अपनी मीनाक्षी मैडम को जानने लगे हो। दूसरी ओर दिशा टी के बाहर मौजूद थे और वो आंखें बंद कर बप्पा से प्रार्थना कर रही थी कि तभी वहां रिया पहुंच गए। दिशा अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा गुम थी कि उसे रिया की आहट भी सुनाई ना पड़े। रिया दूर से खड़ी होकर दिशा को देख रही थी और खुद से बात करती हुई कह रही थी, मैडम ये प्यार ऐसी चीज होती है, आप इसे जितना छिपाने की कोशिश करेंगे यह उतना नजर में आती है। और आप आर्यन सर से बहुत प्यार करती है। मेरी इतनी बड़ी खत्म होने के बावजूद आपने मुझे माफ कर दो, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया, तो मैं आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ, मैं आपको और आर्यन सर को बिछड़ने नहीं दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। वो ये सोच ही रही थी कि तभी दिशा की नजर रिया पर पड़ी और रिया को देखकर दिशा हैरान रह गई। रिया ने दिशा की ओर देखकर कहा, कैसी है मैडम, आपके बिना कोहिनूर एकदम वीराना सा हो गया है। उसकी बात सुनकर दिशा चुप थी, उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां मुरारी लाल पहुंच गया और मुरारी को देखकर दिशा बहुत घबरा गई। वो मन में सोचने लगी, कहीं रिया इस मुरारी के सामने मुझे मेरे असली नाम से ना पुकारते, वरना सारी असलियत यही खुल जाएगी। मुरारी दिशा को हॉस्पिटल में हैरानी भरी नजर से देख रहा था कि तभी वहां डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने दिशा की ओर देखकर कहा,
मैडम, हमने पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। वो तो अच्छा हुआ जो आप समय पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, वरना ना जाने क्या होता। ये बोलकर वो डॉक्टर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुरारी ने तुरंत दिशा की ओर देखकर कहा, क्या बात है मीनाक्षी जी, आप तो बड़ी ऊंची चीज है, आपने तो बहुत बड़े बिजनेसमैन आर्यन जिंदल की जान बचा ली, वह भी बिजनेस में बड़ी ऊंची चीज। फिर उसने वहां मौजूद रिया की ओर देखकर कहा, ये है हमारे स्कूल की मीनाक्षी मैडम। जहां जिसे जरूरत होती है वहां उसकी मदद करने यह अपने आप पहुंच जाती हैं, यह इनकी बहुत बड़ी खासियत है। मुरारी की बात सुनकर यानी दिशा की ओर देखकर कहा, हेलो मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच, आपने सर को यहाँ वक्त पर लाकर उनकी जान बचा ली। दिशा ने रिया की ओर देखकर कहा, मैं चलती हूँ, थोड़ा जल्दी में थी। ये बोलकर दिशा वहां से जाने को हुई कि तभी मुरारी उसे रोकते हुए बीच में ही बोल पड़ा, क्या बात है मीनाक्षी जी, आपने जिसकी जान बचाई है उसका हालचाल तो लेते चलिए, एक बार उसका थैंक यू भी लेते चलिए। रिया मुरारी की बात सुनकर दिशा से बोली, सर ठीक कह रहे हैं। दिशा ने रिया की ओर देखकर कहा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, घर पर मेरा सब इंतजार करते होंगे, मैं बाद में आकर मिल लूंगी। मुरारी ने हंसते हुए कहा, यही तो हमारी मीनाक्षी मैडम की खासियत है, बड़े बड़े कारनामे कर जाती हैं लेकिन अपनी पहचान सामने नहीं आने देती। दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुरारी मन में सोचने लगा, मीनाक्षी मैडम कुछ बदली हुई सी लग रही थी, मेरा शक गलत नहीं हो सकता, कुछ तो बात है। वो ये सोच रहा था कि तभी वहां राशि पहुंची। राशि को देखकर या हड़बड़ा कर रह गई राशि रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन को क्या हुआ है, कैसा है आर्यन? रिया हाँ में सर हिलाकर कहा, नाउ ही इज ऑक। राशि रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुमने ऑफिस स्टाफ को बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो तो भला हो समीर मित्तल का, उसकी वजह से ही मैं यहां पहुंच पाए। रिया चुप थी। वहां मौजूद मुरारी ने राशि की ओर देखकर कहा, जी मैडम जी, आपकी तारीफ। राशि मुरारी को भूल कर देखने लगी। रिया ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराया। मुरारी ने हाथ जोड़कर राशि की ओर देखकर कहा, मैडम जी, हम तो नैनीताल के सबसे ऊंची चीज है, लेकिन आप भी हमें कुछ कम नहीं लगती। राशि ने उसकी ओर घूर कर देखा और आर्यन को देखने उसके वार्ड में चले गए। दूसरी ओर दिशा भारी कर उसे घर पहुंच चुकी थी और उसे आर्यन को इस तरह छोड़कर आने में आज बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। घर पहुंचकर उसने जैसे ही डोरबेल बजाया, दरवाजा अनामिका ने खोला। अनामिका ने जैसे ही दिशा को दरवाजे पर देखा, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने दिशा की ओर देखकर कहा, मानती हूं मैं तेरी सगी बड़ी बहन नहीं हूं, लेकिन याद रखना, प्यार तुझे मैं बड़ी बहनों वाला करती हूं। तू अब तक नहीं आई थी, तुझे पता है मैं कितना घबरा गई। अनामिका के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर दिशा ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल एक अजनबी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उस घायल को लेकर मैं हॉस्पिटल चली गई थी। अनामिका ने स्माइल किया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आए, जहां पहले से ही संदीप और दिशा के स्टूडेंट्स मौजूद थे। उन सभी को देखकर दिशा हैरान हो गई। अनामिका भी सोफे पर सभी के पास आकर बैठ गई और उन्होंने कहा, मैं इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे स्टूडेंट से तुम्हारे बारे में पता किया और हम सब मिलकर संदीप सर के घर पहुंचे और हम सभी यहां घर पर तुम्हारे आने का वेट कर रहे थे। दिशा अनामिका की ओर देखकर स्माइल करने लगी। दूसरी ओर राशि जैसे ही आर्यन के वार्ड में पहुंची, आर्यन के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह होश में था। उसे देखकर राशि में मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, आर्यन अब कैसे हो तुम? उसे सामने देखकर आर्यन ने दूसरी ओर नजर घुमा ली। राशि आर्यन के पास रखी चेयर पर आकर बैठ गई और कहने लग, आर्यन, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या करूं, तुम मेरा पहला प्यार हो और शायद आखिरी भी। तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो तुमसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, और तुम मेरे सामने मौजूद होती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर सचमुच तुम मेरी खैरियत चाहती हो तो डॉक्टर पहुंचा और उन्होंने राशि को फॉर्म देते हुए कहा, मैडम, इसमें अभी कुछ और फॉर्मेलिटी बाकी है। सर की वाइफ ने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं फील की है, आप इसे देख लीजिए। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। राशि ने वो फॉर्म अपने हाथ में लिया और उसमें दिशा के साइन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये तो दिशा के सिग्नेचर है और दिशा के साइन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। राशि उस फॉर्म को बड़े गौर से देख रही थी, तभी वहां मुरारी लाल और रिया भी पहुंच गए। मुरारी ने आर्यन की ओर देखकर कहा, जिंदल साहब, आप कैसे हैं? आप भाई, हमें जैसे ही पता लगा आप पर हमला हो गया है, हम तो एक पैर से भागे चले आए। उसकी बात सुनकर आर्यन ने रूखेपन से कहा, मुझे तो लगा हमला आपने ही करवाया होगा।
उसकी बात सुनकर मुरारी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कैसी बातें करते हैं साहब, आप तो नेक दिल इंसान हैं, इसलिए आपको बचाने के लिए हमारी मीनाक्षी मैडम भी खुद चली आई आपको हॉस्पिटल लेकर। वहां मौजूद राशि ने मुरारी की ओर देखकर कहा, कौन मीनाक्षी मैडम? मुरारी का जवाब आया, जी हमारे स्कूल की टीचर है वो, उन्होंने ही आर्यन सर को यहाँ लाया, सारी फॉर्मेलिटी की। मुरारी की बात सुनकर राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, इसका मतलब दिशा मरी नहीं है, वो जिंदा है और मीनाक्षी मैडम बनकर किसी स्कूल में पढ़ा रही है। और मुरारी राशि का चेहरा देखकर बोला, क्या बात है मैडम जी, आप फॉर्म बड़े गौर से पढ़ रही हैं। राशि मन में सोचने लगी, आर्यन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी मुलाकात दिशा से हुई है और मुझे भी यह बात अपने तक ही चाहिए। राशि ने तुरंत अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं आपके मीनाक्षी मैडम से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आखिरकार उन्होंने आर्यन की जान जो बचाए। मुरारी ने कहा, बिल्कुल जी। वहां मौजूद रिया ने खुद से बात करते हुए कहा, ये राशि मैम दिशा मैडम से क्यों मिलना चाहती है, अगर यह उनसे मिली सारा खेल खत्म हो जाएगा। और राशि मन में सोचने लगी, दिशा से मिलना तो बनता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, नैनीताल में ही होगी। मुरारी मन में सोचने लगा, हो ना हो कुछ तो बात है, वरना इतने पैसे वाले मीनाक्षी मैडम से क्यों मिलना चाहेंगे। खैर कोई ना, मुरारी लाल ऊंची चीज है, सब पता लगा ही लेगा। मुरारी ने राशि की ओर देखकर कहा, मैडम कल सुबह हम आपको मीनाक्षी मैडम से मिलवाने ले चलेंगे। ये बोलकर मुरारी आर्यन की ओर देखा और अपने अंदाज में बोला, सर आप अपना ध्यान रखिएगा। ये बोलकर वहां से चला गया। और उधर दिशा अपने बेडरूम रूम की विंडो पर मौजूद थी और वो चांद को देख रही थी। उस चांद को देखकर उसे हमेशा की तरह आर्यन के साथ अपने हसीन पल याद आ रहे थे। उन्हें देखकर वो चांद से बात करती हुई कह रही थी, कैसे समय इतना बदल सकता है, मेरा आर्यन कैसे मुझ पर अपना भरोसा खो सकता है, आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे दरमियां जो हम दोनों इतने दूर हो गए। ये सोचते हुए उसकी आंखें नम थी और वो वहीं रखी चेयर पर बैठ गई। सर्द हवाओं की वजह से उसके कमरे का तापमान और भी ज्यादा कम हो रहा था, लेकिन इन सब बातों से अनजान दिशा एकटक उस चांद को देख रही थी कि तभी वहां अनामिका पहुंचे। उसके कमरे में पहुंचते ही अनामिका ने कहा, मीनाक्षी तूने कमरे की खिड़की भी नहीं बंद की, कितनी ठंड है यहाँ, तुझे ठंड नहीं लग रही। ये बोलकर अनामिका ने उसके कमरे का विंडो बंद कर दिया। उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गई। दिशा की नम आंखों को देखकर उन्होंने कहा, क्या बात है मीनाक्षी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है, सब ठीक तो है ना, और तेरी आंखों के आंसू तेरी तकलीफ खुद ब खुद बयां कर रहे हैं, क्या हुआ तुझे। ये कहते हुए अनामिका उसकी ओर देखने लगी। दिशा के आंसू अबे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए अनामिका से कहा, क्यों मेरा अतीत रह रहकर मुझे तकलीफ देता है, सीने में कांटे की तरह चुभता है मुझे मेरा अतीत, क्यों मैं अपने अतीत से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, क्यों। ये कहते हुए वो अनामिका के गले लग गई और फफक कर रो पड़े। उसे रोते देखकर अनामिका ने उसे समझाते हुए कहा, रो मत, तू बहुत स्ट्रांग लड़की है और मुझे पता है तू अब भी अपने अतीत में है। उस रोज जब मैं तेरा कबर्ड सेट कर रही थी तब मैंने तेरा मंगलसूत्र और सिंदूर की डिबिया देखी थी, तभी मैं समझ गई थी तो उस शख्स से कितना प्यार करती है जिसे तू खो बैठी है। लेकिन अब तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, जो छूट गया उसे पलट कर नहीं देखना है, वरना जो पाने वाली है उससे भी हाथ को बैठेगी। दिशा ने हाँ में सर हिला दिया। और उधर राशि अब भी आर्यन के हॉस्पिटल में मौजूद थी और वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बैठकर कुछ सोच रहे थी कि तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी, जो कि हॉस्पिटल के बाहर फोन पर किसी से बात कर रही थी। राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, कहीं इसमें रिया का हाथ तो नहीं है, क्योंकि नैनीताल विजिट करने का प्लान इसी का था। आई एम श्योर ये दिशा का सच जानती है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी रिया हॉस्पिटल के अंदर आई और उसके चेहरे में घबराहट के भाव साफ झलक रहे थे। उसे देखकर राशि उठकर खड़ी हुई और उसने रिया को आवाज देकर कहा, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। राशि की सख्त आवाज सुनकर रिया काफी हड़बड़ा गई और उसके हाथों में टंगा उसका हैंडपस छूटकर फर्श पर गिर पड़ा और रिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। राशि में फर्श पर गिरा रिया का पर्स उठाया। तभी राशि के नजर रिया के पर्स से गिरे दिशा की तस्वीर पर पड़ी। उसने वो तस्वीर उठाकर देखा जिसमें दिशा, फादर और संदीप के साथ मौजूद है। उस तस्वीर को देखकर राशि रिया का सारा प्लान समझ गई और उसने रिया को डांट लगाते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हें दिशा की सारी सच्चाई पता थी, इसीलिए तुम आर्यन को यहाँ नैनीताल लेकर आए। इस पर रिया चुप हो गई। राशि ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। रिया अब भी चुप थी।
राशि ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें पता है आर्यन मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है और बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। खबरदार, जो तुम मेरे और आर्यन के बीच आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर रिया को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत रिप्लाई किया, आप दोनों की शादी हो ही नहीं सकती मैडम, क्योंकि आर्यन सर पहले से शादीशुदा है और उनकी पत्नी का नाम दिशा साहनी जिंदल है, और अगर मैं उन दोनों को मिलवाने की कोशिश भी कर रही हूं तो ये गॉड की इच्छा है, गॉड की मर्जी से ये सब हो रहा है। बेहतर होगा आप इनके बीच में ना आए। उसके जवाब देने से राशि बहुत चढ़ गई और उसने गुस्सा करते हुए कहा, बस करो, इसी वक्त मैं तुम्हें जॉब से आउट करती हूँ। नाउ यू आर फायर। तुरंत यहां से निकल जाओ, समझी तुम। रिया की आंखें नम हो गई थी और उसने नम आंखों से कहा, मैडम आप मुझे तो जॉब से निकाल सकते हैं लेकिन आर्यन सर के दिल से दिशा मैम को कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, और वो दोनों मिलकर रहेंगे, उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये बोलकर रिया वहां से रोते हुए चली गई। उसके जाने के बाद राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, कल मैं खुद उस दिशा से मिलकर उसका सारा खेल तमाम कर दूंगी। अगली सुबह मुरारी सुमन के घर पर मौजूद था। वो दोनों घर के लिविंग एरिया में बैठकर बात कर रहे थे। मुरारी ने सुमन की ओर देखकर कहा, मैडम जी, आर्यन जिंदल और राशि सक्सेना दिल्ली से पधारे हुए हैं और वो लोग बड़ी ऊंची चीज है। आर्यन जिंदल को देश में कौन नहीं जानता। सुमन अब भी सवालिया नजरों से मुरारी की ओर देख रही थी। मुरारी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे स्कूल का एनुअल शो होना है। आप अगर आर्यन जिंदल और राशि सक्सेना को शो में बुलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सुमन ने खुश होकर हाँ में सर हिलाया और कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। मुरारी ने सुमन की ओर देखकर कहा, मुरारी लाल हमेशा ऊंची बात करता है। मैडम जी, अब आप देर ना करें और राशि मैडम और आर्यन सर के पास चलकर उन्हें आने का निमंत्रण दे दे तो बेहतर होगा। सुमन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ उन्हें इनवाइट करने। दूसरी ओर दिशा फादर के साथ उनके घर पर मौजूद थी। फादर की तबीयत काफी खराब थी। दिशा उनके बेड के पास वाली चेयर पर बैठे हुए थी। दिशा ने कुछ सोचकर फादर से कहा, फादर, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना विश्वास किया, मैं आप लोगों की हमेशा थैंकफुल रहूंगी। उसकी बात सुनकर फादर ने स्माइल करते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। दिशा ने फादर से कहा, फादर, मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं अपने अतीत से बचने के लिए यहाँ आई हुई थी, लेकिन मेरा अतीत मुझे अब भी तकलीफ दे रहा है। ये बोलकर दिशा की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। दिशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, फादर, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर फादर ने हैरान होकर कहा, लेकिन कहाँ माय चाइल्ड। दिशा ने रोते हुए कहा, अपने माँ बाबा के पास। फादर ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन कुछ दिन और रुक जाती तो हमें अच्छा लगता। दिशा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं फादर, पिछले कुछ दिनों से मुझे मेरे माँ बाबा बहुत याद आ रहे हैं और मेरे अलावा उनका कोई है भी नहीं। अब मुझे उनके पास जाना चाहिए, वो भी मेरी राह देखते होंगे। फादर ने हाँ में सर हिला दिया। दिशा ने फादर की ओर देखकर कहा, लेकिन फादर, मैं यहाँ से जाने से के पहले अपनी सारी सच्चाई सभी के सामने कन्फेस करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर फादर ने हैरान होकर कहा, लेकिन क्यों माय चाइल्ड, इसकी क्या जरूरत है। दिशा ने तुरंत कहा, जरूरत है फादर, बहुत जरूरत है। अगर मैं सच्चाई ना बता पाए तो मुझे जिंदगी भर गिल्ट रहेगी, और जहां मुझे इतना प्यार मिला, मुझे अपने बारे में सारा सच उन्हें बताकर जाना चाहिए। फादर ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरी ओर राशि आर्यन के साथ हॉस्पिटल में उसके बाद में मौजूद थे। आर्यन राशि की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कि बार बार यहाँ चली आती हो। राशि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जितना भी नाराज होना है हो लो आर्यन, तुम्हारा हक है, लेकिन आज तुम डिस्चार्ज हो रहे हो और तुम्हें पता है तुम्हें ठीक होते देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी होगी, है ना। आर्यन ने नाराज होकर कहा, रिया कहाँ है, उसे फौरन बुलाओ। रिया का नाम सुनकर राशि ने कहा, वो जॉब छोड़कर चली गई है। आर्यन हैरान होकर बोला, क्या ऐसे कैसे हो जा सकती है। राशि ने तुरंत कहा, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा करना आर्यन, जहां ज्यादा सैलरी मिली ये लोग वही चली जाती है। आर्यन ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां मुरारी और सुमन पहुंचे। मुरारी को देखकर आर्यन सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। मुरारी ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते की और कहा, आप कैसे हैं सर जी। आर्यन ने रूखेपन से कहा, कहो कैसे आना हुआ। मुरारी ने अपने साथ में मौजूद सुमन से आर्यन और राशि का इंट्रो करवाया और कहा,
दरअसल इनके स्कूल में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, आप दोनों इनवाइटेड हैं जी। ये बोलकर मुरारी ने इनविटेशन कार्ड आर्यन और राशि को पास किया। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप लोग हमारे चैरिटी शो में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आर्यन कुछ रिप्लाई दे पाता उसके पहले ही राशि ने कुछ सोचा और मुरारी से मुस्कुरा कर कहा, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आर्यन आ पाएगा, उसकी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है, उसे रेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर राशि बात डालने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने तुरंत कहा, मुरारी लाल मैं जरूर उस चैरिटी शो में आऊंगा, हो सकता है मुझे आने में थोड़ा वक्त हो जाए, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। उसकी बात सुनकर मुरारी बहुत खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, हम सब आपका वेट करेंगे जी, मैं चलता हूं, नमस्कार। ये बोलकर मुरारी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन अपने बेड से उठकर खड़ा हुआ और राशि की ओर देखकर उसने कहा, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, समझ गई तुम मुझे अपना डिसीजन सुनाओ। ये बोलकर आर्यन नाराज होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राशि ने मन में खुद से बात करते हुए कहा, दिशा और आर्यन की मुलाकात किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए, वरना हम लोगों का प्लान चौपट हो जाएगा। दूसरी ओर दिशा फादर से मिलकर स्कूल की ओर आ रही थी कि तभी वहां उसकी एक स्टूडेंट पहुंच गई। दिशा ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें शो लिए रेडी होना है। उसकी बात सुनकर स्टूडेंट का जवाब आया, यस मैम, बस मैं अपने बाबा से फोन पर बात कर रही थी, मैं तुरंत ही रेडी हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर दिशा की आंखों के सामने सूरज का चेहरा घूमने लगा और वो सूरज की बात याद कर इमोशनल होने लगी। तभी उस स्टूडेंट से दिशा के पास पहुंचकर कहा, क्या हुआ मैडम, आप क्या सोचने लगी? कुछ सोचकर दिशा ने कहा, रेनू क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकती हूँ, मुझे अपने बाबा से बात करनी है। या शो मैम। ये बोलकर उसने अपना मोबाइल दिशा को दे दिया। दिशा ने सूरज का नंबर डायल किया। जैसे ही सूरज ने फोन रिसीव किया, दिशा ने कपकपाते होठों से कहा, बाबा। दिशा की आवाज सुनकर सूरज बहुत खुश हुआ और उन्होंने खुश होकर कहा, मेरी बच्ची कहाँ है तू और कैसी है तू? ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैंने तुझे याद ना किया हो। कितने दिन में तूने अपनी बाबा से बात की? ये कहते हुए वो रो पड़े। उनकी आवाज सुनकर दिशा भी रोने लगी। दिशा ने कहा, बाबा ना जाने क्यों आज आप सबकी बहुत याद आ रही थी। सूरज ने रिप्लाई किया, क्यों नहीं आएगी मेरी बच्ची, आज हम सब तेरा कितना इंतजार कर रहे थे। आज तेरा जन्मदिन है और तेरी बेबी डॉल ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है और तेरी माँ ने भी तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। ये कहते हुए सूरज रो पड़ा। उनकी बात सुनकर दिशा ने कहा, बाबा मैं तो भूल ही गई थी, आज मेरा जन्मदिन है। सूरज ने कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। दिशा रो पड़ी। सूरज ने कहा, हम सब मसूरी वापस आ गए हैं, तेरे बगैर दिल्ली में हमारा मन ही नहीं लगा। मेरे बच्चे तू वापस आ जा, अपने बाबा के पास, माँ के पास, अपनी बेबी डॉल के पास। दिशा ने रोते हुए कहा, हाँ बाबा मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, बहुत जल्द, मैं फोन रखती हूँ। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। उसके पास खड़ी उसके स्टूडेंट ने दिशा की ओर देखकर कहा, मैम आज आपका जन्मदिन है। दिशा ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिला दिया। और उधर प्ले शुरू हो चुका था और सारे गेस्ट अपनी अपनी चेयर पर सेटल हो चुके थे। पर्दे के पीछे सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। उनके साथ संदीप भी था। संदीप को देखकर एक स्टूडेंट ने कहा, सर अब तक मीनाक्षी मैडम और रेनू नहीं आए हैं, शो उन्हें ही स्टार्ट करना था। संदीप जैसे ही कुछ बोल पाता वैसे ही वहां दिशा रेनू के साथ पहुंच गई और शो शुरू हो गया। शो के एंकर ने स्टेज पर पहुंचकर बड़े ही गर्मजोशी से कहा, आज सेंट लॉरेंस स्कूल ने रोमियो एंड जूलियट पर प्ले ऑर्गेनाइज किया है और बच्चों ने बड़ी ही मेहनत से इस प्ले को तैयार किया है। सारे गेस्ट बड़े गौर से एंकर बात सुन रहे थे। तभी वहां राशि पहुंची। राशि के वहां आते हैं एंकर करने गर्मजोशी से कहा, हमारे चीफ गेस्ट यहां हमारे बीच आ चुके हैं, मिस राशि सक्सेना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पर्दे के पीछे मौजूद दिशा राशि का नाम सुनकर हड़बड़ा गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, राशि यहाँ क्या कर रही है? कुछ देर में शो शुरू हो चुका था। गेस्ट के बीच में मुरारी भी मौजूद था। वहां बैठकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, मुरारी लाल ने सारा अरेंजमेंट तो कर दिया है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। कुछ देर में शो शुरू हो गया और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सारे स्टेज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने आपस में कुछ बात की और स्टेज पर पहुंचकर उन्होंने कहा, आज का शो बहुत ही बेहतरीन था और बच्चों की लगन और यहाँ की टीचर की मेहनत को देखते हुए हम यहाँ 80,000 का डोनेशन फादर डी
कोस्टा के नाम करते हैं क्योंकि यहाँ फादर मौजूद नहीं है, इसके लिए ये फंड हम स्कूल टीचर जिन्होंने इतनी मेहनत कर इतना खूबसूरत ले बच्चों से करवाया उन्हें बुलाना चाहेंगे। मीनाक्षी शास्त्री चीफ गेस्ट की चेयर में मौजूद राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, आओ दिशा, मैं तुम्हें खुद देखकर तसल्ली करना चाहती हूँ। अपना नाम सुनकर दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, अगर मैं स्टेज पर गई तो राशि मुझे देख लेगी। उसने मौका देखकर वहां से चली गई। एक बार फिर स्टेज पर उसका नाम अनाउंस किया गया लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। संदीप ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और वो खुद स्टेज पर चेक लेने चला गया। संदीप ने कहा, दरअसल मीनाक्षी मैडम किसी जरूरी काम से घर गई है, उनके बहाफ में चेक लेता हूं और आप सभी का बहुत आभार। ये बोलकर संदीप ने वो चेक उनके हाथों से ले लिया। राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, कोई बात नहीं दिशा, आज नहीं मुलाकात हो पाए तो क्या कभी ना कभी तो जरूर होगी। कुछ देर बाद शो खत्म हो गया और सारे गेस्ट एक एक कर वहां से चले गए। राशि भी वहां से निकल चुकी थी। सभी के जाने के बाद संदीप ऑडिटोरियम में बच्चों के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था कि तभी वहां दिशा भी पहुंच गई। दिशा को देखकर संदीप, मीनाक्षी मैम आप कहां चली गई थी? स्टेज पर कितनी बार आपका नाम लिया गया? उनकी बात सुनकर दिशा ने बात बनते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन जो बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड बच्चे। ये कहते हुए उसने अपने सारे स्टूडेंट को प्यार किया। तभी एक स्टूडेंट वहां पहुंचा, उसके हाथ में केक था। उसे देखकर सब हैरान थे। उस स्टूडेंट ने कहा, जिनकी वजह से आज हमारा ये प्ले कामयाब हुआ है, आज उनका जन्मदिन है। ये बात सुनकर संदीप हैरान होकर दिशा को देखने लगा और फिर सारे लोग एक एक कर उसे विश किया। संदीप ने दिशा की ओर देखकर कहा, मैडम आप केक के कट कीजिए और मैं आपके लिए एक बढ़िया सी धुन प्ले करता हूँ। ये बोलकर वो बात रखी चेयर पर बैठ गया और अपने वायलिन पर सॉन्ग प्ले करने लगा। बच्चों ने दिशा के सामने केक लाकर रख दिया और सारे लोग उसके लिए सॉन्ग गाने लगे। दिशा ने जैसे ही केक कट किया कि तभी वहां की लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। सारे बच्चे एक सुर में चिल्लाने लगे, ये क्या हुआ? तभी ऑडिटोरियम के अंदर एक शख्स पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने माचिस जला दे। जैसे ही माचिस जलने से उस शख्स के चेहरे पर उजाला हुआ, उसे देखकर दिशा घबरा गई क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि आर्यन था। आर्यन भी दिशा को अपने सामने देखकर हैरान हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।